डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1561 से 1570 तक। स्टार मून किंगडम के फोरम्स पर आबदा गाल की जानिब से सैफ अली का हवाला देने के बाद जिन खिलाड़ियों ने असल में हेवेंस बरेल के ऐलान पर तवज्जो मरकूज की थी, उनकी तवज्जो उसकी पोस्ट की तरफ मबजूल हो गई। पोस्ट का उन्वान आंखों को खीरा करने वाला था। अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो हम तुम्हें लड़ाई देंगे। ये पागलपिन है। जीरो विंग का दिमाग जरूर खराब हो गया है। क्या ये वाकई सच है? जीरो विंग दर हकीकत इस तरह की हरकत करने की जुर्रत कर रहा है। क्या जीरो विंग को इस बात का डर नहीं है कि हेवेंस बरेल उन्हें खत्म करके रख देगा? शानदार, जैसा कि जीरो विंग से तवक्को थी। हमफा जीरो विंग इस तरह की हरकत करके सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि अगर जीरो विंग उन खिलाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर देता है जो उसके मेंबरान को निशाना बनाते हैं, तो वो क्या कर सकता है अगर वो लोग सियाचोगी इस्तेमाल करें। ये दुरुस्त है। ये हमें पैसे कमाने के मजीद मौके भी फराहम करता है। दोनों तरफ इनामी रकूम एक जैसी है। हेवेंस बरेल के पास जीरो विंग से ज्यादा मेंबरान भी हैं और वो कमजोर हैं। अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हैं तो हेवेंस बरेल के मेंबरान को मारना ही सही रास्ता है। हेवेंस बरेल की इश्तियाल अंगेजियों पर जीरो विंग के रद्द अमल ने फोरम्स पर मौजूद खिलाड़ियों को चुनका दिया। वो खुश भी थे। आखिरकार उन्हें आमदनी का एक और जरिया मिल गया था। अब वो सिर्फ जीरो विंग के मेंबरान से ज्यादा को निशाना बना सकते थे। वो लेवल अप करने और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के लिए ओरुक एम्पायर भी जा सकते थे, जबकि साथ ही हेवेंस बरेल के मेंबरान का शिकार भी कर सकते थे। जब मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने जीरो विंग का जवाब देखा तो वो जीरो विंग की हमाकत पर हंस पड़े। इन तमाम चीजों में से जिनमें जीरो विंग हेवेंस बरेल के साथ मुकाबला करने का इंतखाब कर सकता था, गिल्ड ने दौलत का इंतखाब किया था। जीरो विंग खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा था और अपनी तबाही को दावत दे रहा था। जीरो विंग आखिर करना क्या चाह रहा है? क्या ये वाकई हेवेंस बरेल के साथ मुकाबला करने का इरादा रखता है? गैलेक्सी पास्ट ने यह पैगाम देखकर उलझन महसूस की। इसकी राय में जीरो विंग के पास अभी भी हेवेंस बरेल की इनामी रकम से निमटने के तरीके होने चाहिए। अगरचे जीरो विंग कुछ भी कर ले नतीजा तब्दील नहीं होगा, लेकिन वो कुछ वक्त खरीद सकते थे और इसे दीगर तरीके तलाश करने के मौका के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि ताउन करने वालों को तलाश करना। अगरचे जीरो विंग की सूरत हाल खतरनाक थी, लेकिन गिल्ड की मौजूदा बुनियादों के साथ बहुत सी बड़ी कारपोरेशंस और सुपर पावर्स होनी चाहिए जो गिल्ड को हासिल करने के लिए तैयार। आखिरकार जीरो विंग के स्टोन फॉरेस्ट टाउन में अभी भी बैटल इरीना और एडवांस्ड ऑक्शन हाउस मौजूद थे, जो काफी वक्त तक बहुत सारे वसाइल इकट्ठा कर सकते थे। गिल्ड में अभी भी तरक्की की बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद थी। मजीद बरा, जीरो विंग और अनमोल शहजादी, जिसका अब थंडर आइलैंड के एक हिस्से पर कंट्रोल था, आपस में जुड़े हुए थे। जब सुनगोलर बरेल को जीरो विंग के ऐलान की खबर मिली तो उसके चेहरे पर तारीकी छा गई। गिल्ड लीडर सुनगोलर, ऐसा लगता है कि जीरो विंग बाहमी तबाही का इरादा रखता है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी थंडर लीजिन जीरो विंग का दौरा करे? ली जिंग यांग ने आबदा गाल की फोरम पोस्ट पढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। उसने कई सालों तक माहिरीन के मजमूए थंडर लीजिन की कमांड की थी। ये लीजिन मैदान में घात लगाने और कत्ल करने का खास तौर पर शौकीन था। आम खिलाड़ी शायद जीरो विंग की 100 रुकनी टीमों से निमटने के काबिल ना हो, लेकिन वो थंडर लीजिन के लिए बच्चों का खेल होंगे। कोई जरूरत नहीं। चूंकि जीरो विंग इस तरह की हरकत करने की जुर्रत करता है, मैं देखना चाहता हूं कि वो कब तक मुकाबला कर सकते हैं, सुनगोलर बरेल ने तंजिया अंदाज में कहा। अगर जीरो विंग दिफाई अंदाज इख्तियार करता तो उसे ली जिंग यांग की मदद की जरूरत पड़ सकती थी। अगरचे हेवेंस बरेल पर जीरो विंग की इनामी रकम उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस बनेगी, लेकिन वो जीरो विंग को स्टार मून किंगडम से इससे कहीं ज्यादा जल्दी निकाल सकेगा जितनी इसने उम्मीद की थी। उसने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि जीरो विंग की माली ताकत इससे ज्यादा हो सकती है। इस लम्हे एक कदरे मोटा
उधेड़ उम्र आदमी सुनगोलर बरेल के पास आया और रिपोर्ट दी, गिल्ड लीडर, शहर का बुनियादी ढांचा मुरम्मत हो चुका है। हमारे किराए पर लिए गए एनपीसी गार्ड्स भी पहुंच चुके हैं। हम अब किसी भी वक्त इनशनेट रॉक सिटी को आवाम के लिए खोल सकते हैं। बहुत सी एडवेंचर टीमों और ताजिर खिलाड़ियों ने शहर में कयाम करने और स्टॉल लगाने की दरख्वास्त की है। अच्छा है, शहर को आवाम के लिए खोल दो। शहर के बाहर इंतजार करने वाले खिलाड़ियों को अंदर आने दो, सुनगोलर बरेल ने जल्दी से हुक्म दिया। जब उसने सुना कि उन्होंने शहर का बुनियादी ढांचा मुकम्मल कर लिया है तो वो खुश हो गया। एडवेंचर टीमों और ताजिर खिलाड़ियों को इकट्ठा करो और मैं उनसे मिलने जाऊंगा। नाम निहाद बुनियादी ढांचे से मुराद लोहार खाने और होटल थे। ये इमारतें ओरुक एम्पायर में ग्राइंडिंग करने वाली एडवेंचर टीमों को जरूरी खिदमात फराहम करती थीं। इन कारोबारों के साथ हेवेंस बरेल मरम्मत की फीस और रहाइश की फीस की मद में बहुत कुछ इकट्ठा कर सकता था। मजीद बरआं, इसके लोग मुसलसल इनशनेट रॉक सिटी को बेहतर बना रहे थे। मुस्तकबिल में हेवेंस बरेल मुख्तलिफ काबिले इस्तेमाल अशिया भी फरोख्त कर सकता था, जिससे एक बड़ी दौलत कमाई जा सकती थी। ओरुक एम्पायर एक गैर जानिबदार नक्शा था। खिलाड़ियों को सल्तनत में आने और जाने में बहुत दुश्वारी होती थी। अगर खिलाड़ी तवील अरसे तक सल्तनत में रहना चाहते थे तो बुनियादी काबिले इस्तेमाल अशिया जरूरी थी। जब तक हेवेंस बरेल ये काबिले इस्तेमाल अशिया फरोख्त करता रहेगा, खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद उन्हें खरीदने के लिए आएगी। उन्हें ग्राहकों की कमी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जीरो विंग का स्टोन फॉरेस्ट टाउन इस दौलत का मुकाबला नहीं कर सकता था जो हेवेंस बरेल इनशनेट रॉक सिटी से इकट्ठा कर सकता था। समझ गया? मैं उन्हें फौरन इनशनेट रॉक सिटी में इकट्ठा करूंगा। उधेड़ उम्र आदमी फिर मुड़ा और मुख्तलिफ एडवेंचर टीमों और ताजिर खिलाड़ियों को मतला करने के लिए चला गया। जब इनशनेट रॉक सिटी अवाम के लिए खुला तो उसकी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और चंद ही मिनटों में पड़ोसी रियासतों और सल्तनतों के कानों तक पहुंच गए। ओरुक एम्पायर में माजी में सिर्फ 3 गिल्ड टाउन्स थे। मजीद बरा, तीनों ओरुक एम्पायर के बैरूनी इलाके में थे, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए ग्राइंडिंग करना मुश्किल था। बैरूनी इलाके में राकेशों की कम तादाद की वजह से खिलाड़ियों को अब भी सल्तनत के अंदरूनी इलाके का सफर करना पड़ता था। नतीजे के तौर पर बहुत से खिलाड़ियों ने ओरुक एम्पायर का सफर करने का ख्याल मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। ताहम अब जबकि एक गिल्ड सिटी ने सल्तनत के अंदरूनी इलाके पर कब्जा कर लिया था, न सिर्फ खिलाड़ी सफर के वक्त की बचत करेंगे बल्कि वो कोर्स भी ज्यादा आसानी से कबूल कर सकेंगे। आखिरकार शहर कस्बों के मुकाबले में कहीं ज्यादा कोर्स पेश करते थे। मजीद बरा, उन कोर्स के इनामात ज्यादा वाफिर थे। दरी असना दूर दराज जीरो विंग सिटी में आबदागाल ने अपने मातहतों की भेजी हुई रिपोर्ट्स पढ़ते हुए माथे पर बिल डाले। इनशनेट रॉक सिटी की मकबूलियत इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर 20 लाख से ज्यादा खिलाड़ी ओरुक एम्पायर में मुंतकिल हो रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि ये खिलाड़ी सेहतयाब होने के लिए इनशनेट रॉक सिटी का दौरा करेंगे। पड़ोसी ममालिक से बहुत से मजीद खिलाड़ी भी ओरुक एम्पायर के सफर की तैयारी कर रहे थे। इतने ज्यादा खिलाड़ियों के साथ कोई भी सिर्फ इस दौलत का तसव्वुर कर सकता था जो इनशनेट रॉक सिटी पैदा करेगा। जैसे ही आबदागाल ने हल के लिए अपने दिमाग पर जोर दिया, उसने अपने अर्द गिर्द की जगह को अचानक लरसते हुए महसूस किया। मजीद बरा, ये लर्जिश मुसलसल तेज होती गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके अर्द गिर्द की जगह किसी भी लम्हे बखर जाएगी। ये है। आबदागाल ने अपना सर उठाकर अनासिर के 4 मीनारों की तरफ देखा। चारों मीनार उन लरज़शों का मरकज मालूम होते थे। अचानक अनासिर के 4 मीनारों में से हर एक के ऊपर एक 4 गन्ना जादुई ईरे नमूदार हुआ, जिससे इतना ताकतवर हाला खारिज हुआ कि आबदागाल जैसी माहिर भी खौफ से कांपने पर मजबूर हो गए। एक मुख्तसर लम्हे के बाद जीरो विंग सिटी के चारों कोनों के ऊपर मंडलाते हुए 4 गन्ना जादुई ईरे के दरमियान एक रब्त कायम हो गया। फिर हर ईरे से रोशनी का एक बुलंद सुतून निकला जो लामुत्तनाही तौर पर आसमान की तरफ उठता गया। रोशनी के ये 4 सुतून 4 अहम अनासिर की नुमाइंदगी करते थे: मिट्टी, पानी, हवा और आग। जैसे जैसे रोशनी के सुतून बुलंद हुए, माना कि एक खौफनाक मिकदार जीरो विंग सिटी के ऊपर जमा होना शुरू हो गई। सतूनों ने शहर के अर्द गिर्द 10,000 गज से माना इकट्ठा किया और बहुत जल्द शहर के अर्द गिर्द माना इतना घना हो गया कि ये सफेद धुंध में तब्दील हो गया।
जैसे ही धुंध शहर के ऊपर जमा हुई, ये बूंदों में गाढ़ा होना शुरू हो गई और नीचे बरसने लगी, जिसने जीरो विंग सिटी को मायमाना में नहला दिया। जीरो विंग सिटी में हर कोई हक्का बक्का रह गया। इनमें से किसी ने भी पहले कभी इतना घना माना महसूस नहीं किया था। उनके जहन पहले से कहीं ज्यादा साफ थे। ताहम माना कि ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं रही। शहर के ऊपर का आसमान जल्द ही अपनी मामूल की हालत में वापस आ गया और शहर में माना की कसाफत कम होना शुरू हो गई। यहां तक कि शहर की माना कसाफत मुस्तहकम होने के बाद भी जीरो विंग सिटी का माना स्टोन फॉरेस्ट टाउन के मुकाबले में कहीं ज्यादा घना था। कम अज कम जीरो विंग सिटी की माना कसाफत गिल्ड टाउन से 30% ज्यादा थी। बाब 1562 अनासिर के 4 मीनारों की ताकत। शहर के माना के साथ क्या हो रहा है? जब जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों ने अपने अर्द गिर्द माना की कसाफत में तब्दीली महसूस की तो उन्हें एक नाकाबिल बयान खुशगवार एहसास हुआ। ताहम यह खुशगवार एहसास माना की ज्यादा मिकदार में नहाने से नहीं बल्कि इस ताकत से पैदा हुआ जिसने उनकी रूहों को तकवियत बख्शी। जबकि हर कोई इस एहसास में खो गया, गिल्ड के चंद मेंबरान ने अपने तजुर्बे की बार्स में तब्दीली देखी। डबल XP बफ इंडिकेटर, जो आमतौर पर सिर्फ प्राइवेट रूम में आराम करने के बाद जाहिर होता था, दरहकीकत उनके तजुर्बे की बार्स के करीब नमूदार हो गया था। ये सच नहीं हो सकता है ना? हम वाकई सिर्फ शहर में रहकर डबल XP बफ जमा कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरी स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह इतनी ही ज्यादा है जितनी होटल में सेहतयाब होने पर होती है। बहुत जल्द शहर के अंदर मजीद खिलाड़ियों ने शहर के माना में नहाने से पैदा होने वाली खुसूसियात को दरियाफ्त कर लिया। तो ये अनासिर के 4 मीनारों की ताकत है। आबदा गाल अपनी आंखों के सामने खड़े अनासिर के 4 मीनारों में से एक को घूरते हुए बेहद खुश होने से खुद को ना रोक सकी। वो इस बात पर मुतजस्सिस थी कि सैफ अली शहर के बुनियादी ढांचे को कायम करने के बजाय अनासिर के 4 मीनारों जैसी एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन पर क्यों तवज्जो मरकूज कर रहा। उसने जल्द ही जीरो विंग सिटी को अवाम के लिए खोलने का फैसला भी किया था। अब वो आखिरकार उसके फैसलों को समझ गई थी। अगरचे जीरो विंग सिटी में अभी भी बहुत सी बुनियादी खुसूसियात की कमी थी जो एक शहर में होनी चाहिए, लेकिन यह खास माना कसाफत स्टार मून किंगडम में जीरो विंग की पोजीशन को महफूज बनाने के लिए काफी थी। कोई भी गिल्ड टाउन अपने फवाइद के साथ जीरो विंग सिटी का मुकाबला नहीं कर सकता था, चाहे वो गिल्ड की तरक्की के लिहाज से हो या खिलाड़ियों को रागिब करने की सलाहियत के लिहाज से। न सिर्फ जीरो विंग सिटी की नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा माना कसाफत जंगी खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित होगी, बल्कि ये लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को भी फायदा देगी। शहर का माना खिलाड़ियों को डबल XP बफ जमा करने की भी इजाजत देता था और उनके स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह को बेहतर बनाता था। ये फवाइद शायद इन खिलाड़ियों को रागिब न करें जो ओरुक एम्पायर में मुहिम जोई करना चाहते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए जो स्टार मून किंगडम में तरक्की करना चाहते हैं, जीरो विंग सिटी एक मुकद्दस सरजमीन होगी। मजीद बरा खिलाड़ियों के लिए जीरो विंग सिटी का सफर करना काफी आसान था। जीरो विंग ने एवरनाइट सिटी में पहले ही गैरिजन कायम कर लिया था और वो किसी भी वक्त एवरनाइट सिटी और जीरो विंग सिटी के दरमियान टेलीपोर्टेशन चैनल खोल सकते थे। आबिदा, एवरनाइट सिटी का चक्कर लगाओ और जीरो विंग सिटी और एवरनाइट सिटी को जोड़ने वाला टेलीपोर्टेशन इरे कायम करो। जब तुम ये कर लो तो अवाम के लिए लिंक का ऐलान कर दो। सैफ अली, जो अभी अभी आखिरी जादुई इरे बनाने के बाद टावर से निकला था, ने हुक्म दिया। ठीक है, मैं फौरन निकलती हूं। आबदा गॉल ने सर हिलाया। वो वाज़े तौर पर पुरजोश थी। उसने फिर एक रिटर्न स्क्रॉल निकाला और वापस व्हाइट रिवर सिटी टेलीपोर्ट हो गई। दरी असना यूलान, जो आबदा गाल के पास खड़ी थी, अभी भी शहर के मुहित माना में गर्क थी और अपने धड़कते दिल को पुरसुकून करने से कासिर थी। क्या ये जीरो विंग की असल ताकत है? यूलान अपना सर उठाकर सैफ अली की तरफ देखने से खुद को ना रोक सकी। इसके दिल में नाकाबिल बयान सदमा भरा हुआ था। इसे तस्लीम करना पड़ा कि जीरो विंग वाकई हैबतनाक था। वो आखिरकार समझ गई कि सैफ अली ब्लैक वाटर कारपोरेशन से क्यों नहीं डरता था। यूलान के चेहरे पर हैरत ज़दा तासुर के जवाब में सैफ अली सिर्फ मुस्कुराया। आखिरकार ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हमें मजीद होटल और माना टावर्स बनाने होंगे। सैफ अली जीरो विंग सिटी के मुतअद्दिद खाली प्लाटों को देखकर मुस्कुराया। हकीकत में अनासिर के 4 मीनारों के असरात इतने सादा नहीं थे जितना हर किसी ने फर्ज किया था। आखिरकार
ये एक एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन थी जिसके लिए 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल्स की जरूरत थी। टावर्स के जेर असर होटलों में आराम करते वक्त न सिर्फ खिलाड़ी बहाली की शरह से दुगना लुत्फ अंदोज होंगे, बल्कि डबल XP बफ के जमा होने की शरह भी दुगनी हो जाएगी। इसके साथ जीरो विंग सिटी के आम होटल गिल्ड रहाइशगाहों में मौजूद एक स्टार प्राइवेट रूम्स से भी ज्यादा मुअस्सर थे। कुदरती तौर पर उसने जीरो विंग सिटी में गिल्ड रहाइशगाहों के प्राइवेट रूम्स के असर को भी बेहतर बनाया। ये सहूलत इन खिलाड़ियों के लिए बहुत आसान बना देगी जो लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे खिलाड़ी डबल XP बफ का सिर्फ एक लेवल तक जमा कर सकते थे, लेकिन ये इंतहाई कीमती था। सिर्फ आराम करते हुए डबल XP बफ जमा करने के काबिल होना ही हैरत अंगेज था। ये खास तौर पर आजाद खिलाड़ियों के लिए सच था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अनासिर के 4 मीनारों का वाकई मुतासिर कुन पहलू उनकी टेलीपोर्टेशन के फासले को बढ़ाने की सलाहियत थी। अगरचे किसी शहर से आने और जाने के लिए टेलीपोर्टेशन का फासला शहर के पैमाने और माना की कसाफत पर तय किया जाता था, लेकिन टावर्स की कम अज कम टेलीपोर्टेशन रेंज 30 लाख गज थी। इतने फासले पर कोई भी आसानी से 3 या इससे ज्यादा लीवलिंग के नक्शों को उबूर कर सकता था। उसने 7 ल्यूमेनरेज रन की स्पेस मूवमेंट से भी ज्यादा फासला तय किया। वाहिद मनफी पहलू उसकी भारी कीमत थी। हर खिलाड़ी को टेलीपोर्ट करने के लिए माना की एक बड़ी मिकदार की जरूरत होती थी, जिसकी फराहमी मैजिक क्रिस्टल्स की शक्ल में होनी थी। अनासिर के 4 मीनारों की कीमत तकरीबन टेलीपोर्टेशन मैजिक की रे जितनी ही थी। ताहम अनासिर के 4 मीनारों के बरक्स मुअख्खर और जिक्र खिलाड़ियों को इंतहाई तवील फासले पर टेलीपोर्ट करने की इजाजत देता था। इसके बावजूद माजी में मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने इस फंक्शन को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। कुदरती तौर पर इस फंक्शन ने करीबी लीवलिंग के नक्शों का सफर करना इंतहाई आसान बना दिया था। जब तक कोई नक्शा टावर्स की टेलीपोर्टेशन रेंज के अंदर होता, खिलाड़ी मुनासिब कोऑर्डिनेट्स रजिस्टर करने के बाद टेलीपोर्ट कर सकते थे, जिससे सफर के बेशुमार घंटों की बचत होती। न सिर्फ खिलाड़ी कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकेंगे, बल्कि वो अपनी तरक्की में रुकावट डाले बगैर मजीद मकामात को भी तलाश कर सकते हैं। सैफ अली के अंदाजों के मुताबिक अनासिर के 4 मीनारों को जीरो विंग सिटी के मौजूदा मयारात के साथ खिलाड़ियों को 40 लाख गज तक टेलीपोर्ट करने के काबिल होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि खिलाड़ी एक लम्हे में बीवलिड्रन फॉरेस्ट टाउन से भी ज्यादा दूर सफर कर सकते। खिलाड़ी स्टार मून किंगडम और ओरुक एम्पायर के दरमियान सरहद पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसने जीरो विंग सिटी में गिल्ड सिटीज की अलामत माना टावर तामीर किया, तो अनासिर के 4 मीनार खिलाड़ियों को ओरुक एम्पायर में भी टेलीपोर्ट करने के काबिल हो सकते। अगर बराह रास्त ओरुक एम्पायर में टेलीपोर्ट करना मुमकिन होता, तो लीवलिंग के लिए सल्तनत का सफर करने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ी जीरो विंग सिटी के जरिए ऐसा कर सकते थे। इससे खिलाड़ियों का काफी वक्त बच जाएगा और वो सल्तनत की सरहदों की हिफाजत करने वाले ओरुक गश्ती दस्तों से बच सकते हैं। अवाम के लिए जीरो विंग सिटी की कदर बढ़ जाएगी। ताहम माना टावर की तामीर भी आसान नहीं थी। मैजिक टावर के बरक्स, जो एक दिफाई ढांचा था, माना टावर शहरों के लिए मुनफरिद एक मुआविन इमारत थी। बदकिस्मती से इस हकीकत के बावजूद के गिल्ड सिटीज डिजाइन के बगैर माना टावर्स तामीर कर सकते थे, तामीर के लिए इंतहाई नायाब और कीमती मवाद की जरूरत थी। खास तौर पर माना और का हुसूल नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। आमतौर पर माना और हासिल करना सैफ अली के लिए कोई मसला नहीं होता। मार्केट से बड़ी मिकदार में खरीदारी करना मुकम्मल तौर पर मुमकिन था। ताहम ओरुक एम्पायर की वजह से माना और के 5000 टुकड़े जमा करना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द अज जल्द डिसइंटीग्रेशन आर्मर से निपटना पड़ेगा। सैफ अली अपनी स्टेटस विंडो में डिसइंटीग्रेशन डीबफ पर नजर डालने से खुद को न रोक सका। जब तक ये डीबफ बाकी रहेगा, इसे बहुत से मसाइल से निपटने में काफी परेशानी होगी। इसके बाद वो यूलान की तरफ मुड़ा और कहा, यूलान, अब से मैं चाहूंगा कि तुम जीरो विंग सिटी और स्टोन फॉरेस्ट टाउन की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का इंतजाम संभालो। अगर तुम्हें गिल्ड से किसी मदद की जरूरत हो, तो तुम आबिदा गाल से राब्ता कर सकती हो। मैंने इसे पहले ही बता दिया है। अब चाहते हैं कि मैं इतना अहम किरदार अदा करूं। यूलान दंग रह गई। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सैफ अली उसे इतना अहम समझता है और इसे 2 अहम मकामात पर ट्रेडिंग फर्म्स का इंतजाम संभालने की इजाजत दे रहा है। स्टोन फॉरेस्ट टाउन की ट्रेडिंग फर्म जीरो विंग की आमदनी के अहम जराए में से एक थी।
जहां तक जीरो विंग सिटी में ट्रेडिंग फर्म का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं था कि ये स्टोन फॉरेस्ट टाउन से भी ज्यादा आमदनी इकट्ठी करेगी। हिमम, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर भरोसा है, सैफ अली ने सर हिलाया। उसने यूलान की इंतजामी सलाहियतें बहुत पहले देख ली थीं। मजीद बरा, यूलान एक 3 स्टार मर्चेंट थी। यूलान खामोश हो गई क्योंकि इसने अपने सामने खड़े आदमी का जायजा लिया। वो बस ये नहीं समझ पा रही थी कि सैफ अली के दिमाग में क्या चल रहा है। आमतौर पर कोई भी गिल्ड किसी बैरूनी शख्स को, जो हाल ही में गिल्ड में शामिल हुआ हो, इतना अहम इंतजामी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देगा। फिर भी सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया था। ठीक है, लेकिन अगर हालात खराब हुए तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, यूलान ने मुस्कुराते हुए कहा। सैफ अली यूलान के जवाब पर हंसने से खुद को ना रोक सका। उसने फिर आबदा गाल को मतला किया और दोनों ख्वातीन को आपस में बारीक तफसीलात तय करने को कहा। वो फिर जीरो विंग की रहाइशगाह वापस आया और गिल्ड के गोदाम से कुछ काबिले इस्तेमाल अशिया और मैजिक स्क्रोल्स इकट्ठे किए। इसके बाद इसने डार्क डैन के मरकजी इलाके में टेलीपोर्ट करने के लिए मोलोज की अंगूठी का इस्तेमाल किया। दरी असना, आबदा गाल ने पूरे स्टार मून किंगडम में जीरो विंग सिटी के अवाम के लिए खिलने की खबर फैलाना शुरू कर दी। बाब 1563 जीरो विंग सिटी का शानदार इफ्तिताह। जीरो विंग के इफ्तिताह के ऐलान का नतीजा इनशनेट रॉक सिटी के ऐलान के मुकाबले में फीका पड़ गया। मालूमात के छोटे लेक्स की वजह से खिलाड़ियों ने पहले ही विचेज हल में जीरो विंग सिटी का मकाम दरियाफ्त कर लिया था। विचेज हल के करीब वसाइल के नक्शे मामूली थे और स्टार मून किंगडम के ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए इनमें बहुत कम कशिश थी। जीरो विंग सिटी पहले ही खुल चुका है, ये अच्छी खबर है। जीरो विंग जरूर हेवेंस बरेल के खिलाफ खड़े होने के लिए पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। अफसोस की बात है कि शहर के महल वकू के बारे में कुछ भी कीमती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शहर में खिलाड़ियों को एडजस्ट करने के लिए ज्यादा जगह है। ये गालिबन स्टोन फॉरेस्ट टाउन की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकेगा। मैं इसके बजाय स्टोन फॉरेस्ट टाउन जाना पसंद करूंगा। मैंने सुना है कि जीरो विंग सिटी में दाखिल होने के लिए आपको 30 कोपर की दाखिला फीस भी अदा करनी पड़ती है। ये पागलपिन है। यहां तक कि इनशनेट रॉक सिटी भी दाखिला फीस नहीं लेता। जीरो विंग सिटी में ऐसी क्या खास बात है जो दाखिला फीस का जवाब पेश करती है? ये दुरुस्त है। अगर मैं माहिर होता तो मैं भी जीरो विंग सिटी का दौरा नहीं करता। इसके अलावा स्टोन फॉरेस्ट टाउन में बहुत सारे माहिरीन मौजूद हैं। अगर मैं डोलिस के जरिए बेहतरी लाना चाहता हूं तो स्टोन फॉरेस्ट टाउन बिलाशुबा बेहतर इंतखाब है। अगरचे जीरो विंग सिटी के खिलने की खबर स्टार मून किंगडम में फैल चुकी थी, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी शहर में दिलचस्पी रखते थे। इसके बजाय किंगडम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने ओरुक एम्पायर का सफर करने के तरीके पर तवज्जो मरकूज की ताकि वो सीट का सामान और माउनेट्स खरीदने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकें। जीरो विंग सिटी गालिबन उनके लेवल 50 या 60 तक पहुंचने के बाद ही कारआमद साबित होगा। क्या जीरो विंग वाकई ये सोचता है कि वो स्टार मून किंगडम में सिर्फ एक शहर रखकर हेवेंस बरेल का मुकाबला कर सकता है? गैलेक्सी पास्ट जीरो विंग पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ते हुए उलझन में था। क्या वो वाकई आखिरी दम तक लड़ने का इरादा रखते हैं? अगरचे एक गिल्ड सिटी गिल्ड टाउन से ज्यादा आमदनी पैदा कर सकता था, लेकिन जरूरी सरमायाकारी बहुत ज्यादा थी। जीरो विंग ने हाल ही में जीरो विंग सिटी मुकम्मल किया था और शहर का बुनियादी ढांचा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। शहर में अभी भी स्टोन फॉरेस्ट टाउन के फवाइद की कमी थी। इनशनेट रॉक सिटी का तो जिक्र ही छोड़ दें। इनशनेट रॉक सिटी एक ओरुक सिटी था। इसमें पहले से ही तमाम जरूरी सहूलियात मौजूद थीं। शहर में सिर्फ टेलीपोर्टेशन ईरे की कमी थी। ताहम इनशनेट रॉक सिटी का महल वकू बिल्कुल बेहतरीन था। मुताद्दिद रियासतों और 2 सल्तनतों के बेशुमार खिलाड़ियों ने पहले ही ओरुक एम्पायर के अंदरूनी इलाके पर अपनी नजरें जमा ली थी। हेवेंस बरेल सिर्फ मरम्मत और रहाइश की फीस से ही दौलत कमा सकता था। रोजाना फरोख्त होने वाली काबिले इस्तेमाल अशिया का तो जिक्र ही नहीं। गैलेक्सी पास्ट अकेला नहीं था जिसकी ऐसी सोच थी। जब स्टार मून किंगडम के आला ओहदेदारों ने यह खबर सुनी तो उन्होंने भी सोचा कि जीरो विंग वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा है, वरना गिल्ड आधा मुकम्मल गिल्ड सिटी पेश न करता। बड़ी आपा आबिदा, अगरचे हमने खबर फैला दी है, फिर भी हर कोई इनशनेट रॉक सिटी में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अब तक
सिर्फ चंद ताजिर खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों ने जीरो विंग सिटी में गैरिजन के बारे में हमसे राब्ता किया है। एक लेवल 29 की खातून समनर ने बेबसी से आबदा गाल को रिपोर्ट दी। खातून समनर ने हल्के जामनी रंग का लिबास पहन रखा था, जिसके बाईं सीने के ऊपर एक स्टार मर्चेंट का निशान लगा हुआ था। इनशनेट रॉक सिटी के खिलने के ऐलान से पहले बहुत से ताजिर खिलाड़ियों ने जीरो विंग सिटी में कारोबार करने के बारे में उनसे राब्ता किया था। मुख्तलिफ मरूफ एडवेंचर टीमों ने भी निजी मकानात खरीदने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो जरूरी मुआहदे तैयार करते, हेवेंस बरेल ने इनशनेट रॉक सिटी को आवाम के लिए खोल दिया। आखिर में इन ताजिर खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों ने जीरो विंग सिटी को छोड़ दिया और मुकाबला करने वाले इनशनेट रॉक सिटी की तरफ चल पड़े। कोई बात नहीं, अभी के लिए सबकी तवज्जो हासिल करना काफी है। हमें बस इंतजार करने की जरूरत है। आबदा गाल को इस सूरत हाल की तवक्को थी, इसलिए वो अवाम के रद्द अमल से जरा भी हैरान नहीं हुई। अगर ताजिर खिलाड़ी और एडवेंचर टीमें हमसे दोबारा राब्ता करें तो उन्हें बता दें कि ये हमारी शराइत है। ये खातून समनर आबदा गाल की दी हुई शराइत की फहरिस्त पढ़ते हुए लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। वो खुशकिस्मत होंगे अगर उन्हें कोई ऐसा ताजिर खिलाड़ी मिल जाए जो जीरो विंग सिटी की दुकानें किराए पर लेने में दिलचस्पी रखता हो। आबदा गाल ने जो नई शराइत तजवीज की थी वो महज मज़हका खेज थी। इब्तदाई तौर पर उन्होंने जीरो विंग सिटी के बैरूनी इलाकों में दुकानों के लिए सिर्फ 120 गोल्ड फी हफ्ता चार्ज करने का मंसूबा बनाया था। ये गिल्ड टाउन्स में किराए की कीमतों के मुकाबले में पहले ही महंगा था। आला सलाहियत वाली दुकानों का किराया 200 गोल्ड फी हफ्ता मुकर्रर किया गया था और शहर के मरकज में मौजूद दुकानों की कीमत 300 गोल्ड फी हफ्ता होनी थी। बहुत कम ताजिर खिलाड़ी इतनी ज्यादा कीमत बर्दाश्त कर सकते थे। आमतौर पर सिर्फ गिल्ड्स की ट्रेडिंग फर्म्स ही इन दुकानों का किराया बर्दाश्त कर सकती थीं। काफी फरोख्त के बगैर ताजिर हफ्तावार किराया को मद्देनजर रखने के बाद अपनी अशिया की कीमत भी वापस नहीं कमा सकते थे। फिर भी आबदा गाल ने फीस बढ़ा दी थी। अगर ताजिर खिलाड़ियों को इस बारे में पता चलता तो वो गालिबन गुस्से से दम घट जाते। अब बैरूनी इलाकों में हर दुकान की कीमत 240 गोल्ड फी हफ्ता होगी, जबकि आला सलाहियत वाली दुकानों की कीमत 400 से 500 गोल्ड फी हफ्ता तक बढ़ गई थी। शहर के मरकज में दुकानों का किराया 700 से 1000 गोल्ड फी हफ्ता होगा। ये कीमतें पागलपिन थीं। वो ताजिर खिलाड़ियों के बजाय जीरो विंग सिटी की दुकानें किराए पर लेने के लिए बेवकूफों को तलाश कर रहे होंगे। 1000 गोल्ड के साथ कोई भी दूसरे गिल्ड के कस्बे में निस्बतन कीमती दुकान खरीद सकता था। फिर भी जीरो विंग सिटी में कोई सिर्फ एक हफ्ते के लिए दुकान किराए पर ले सकता था। सिर्फ एक बेवकूफ ही ऐसा सौदा कबूल करेगा। हम उन शराइत पर कायम हैं। वो दुकानें किराए पर लेना चाहते हैं या नहीं, ये उन पर मुनहसिर है। आबिदा गाल ने हिचकिचाती हुई खातून समनर को संजीदगी से मतला किया। मैं समझ गई, खातून समनर के पास सर हिलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। आबिदा गाल बास थी, वो नहीं। जैसे ही जीरो विंग सिटी के शानदार इफ्तिताह की खबर फैली, कुछ मुतजस्सिस खिलाड़ी शहर की तरफ चल पड़े। एक बार जब खिलाड़ी अपने लेवल पर पहुंच जाते तो 30 कोपर की दाखिला फीस उनकी तरक्की में ज्यादा रुकावट नहीं डालती थी। बदतरीन सूरत में वो सिर्फ एक बार शहर का दौरा करेंगे। एवरनाइट सिटी टेलीपोर्टेशन हॉल। हमेशा की तरह एवरनाइट सिटी का टेलीपोर्टेशन हॉल खिलाड़ियों से भरा हुआ था। बास, क्या हम वाकई जीरो विंग सिटी जा रहे हैं? एक लेवल 42 के मर्द इसीसुन ने अपने सामने मौजूद ताकतवर नजर आने वाले सौरभ समीन से पूछा। अभी शायद ही कोई शहर का दौरा कर रहा है। क्या हम अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए स्टार मून किंगडम नहीं आए थे? खाली शहर का दौरा करने का क्या फायदा? क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम नहीं जानते कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन अभी कितना मकबूल है? अगर हम स्टोन फॉरेस्ट टाउन जाते हैं तो हमें जंगी कमरा किराए पर लेने से पहले काफी देर इंतजार करना पड़ेगा। मजीद बरा, हमारा मकसद अपनी टीम के मेंबरान के साथ मुकाबला करना है, दूसरे माहिरीन के साथ नहीं। जीरो विंग सिटी का माहौल स्टोन फॉरेस्ट टाउन जैसा अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अभी वहां कोई नहीं है। हम खुसूसी तरबियत के लिए वहां जंगी कमरे किराए पर ले सकते हैं। एक बार जब हम तरबियत हासिल कर लें तो हम स्टोन फॉरेस्ट टाउन का दौरा कर सकते हैं, लेवल 44 के सौरभ समीन ने हंसते हुए कहा। उनकी एडवेंचर टीम को अपने हर मेंबर के लिए 30 कोपर की दाखिला फीस अदा करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी।
वक्त छोटे अखराजात से कहीं ज्यादा कीमती था। सोरसमीन की दलील सुनकर टीम के दीगर मेंबरान अपने कमांडर से मुत्तफिक हो गए। अभी उनका मकसद आलामाना वाले माहौल में तरबियत हासिल करना था। इसके बाद एडवेंचर टीम के मेंबरान ने सोरसमीन की पैरवी की और जीरो विंग सिटी टेलीपोर्ट हो गए। क्या बेवकूफों का टोला है, वो दरहकीकत तरबियत के लिए जीरो विंग सिटी जा रहे हैं। क्या वो नहीं जानते कि जीरो विंग सिटी हाल ही में तामीर किया गया था। वहां माना की कसाफत मुमकिना तौर पर स्टोन फॉरेस्ट टाउन का मुकाबला कैसे कर सकती है। यहां तक कि अगर उन्हें स्टोन फॉरेस्ट टाउन में इंतजार करते हुए कुछ वक्त ज़ाय करना पड़े, तब भी ये जीरो विंग सिटी जाने से बेहतर है। जब टेलीपोर्टेशन हॉल में मौजूद कुछ खिलाड़ियों ने एडवेंचर टीम को जीरो विंग सिटी टेलीपोर्ट होते देखा तो वो हंसने से खुद को ना रोक सके। ताहम जीरो विंग सिटी में यहां तक कि गैर जीरो विंग खिलाड़ियों के पहुंचने के बाद भी वसीओ अरीज टेलीपोर्टेशन हॉल 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के बावजूद खौफनाक हद तक खामोश था। कुछ वक्त गुजरने के बाद ही इमारत में आवाज गूंजी। क्या हो रहा है? माना की कसाफत इतनी ज्यादा क्यों है? ये काफी ज्यादा है। मैं पहले स्टोन फॉरेस्ट टाउन जा चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वहां माना की कसाफत कैसी है, लेकिन जीरो विंग सिटी की माना कसाफत कम अज कम 30% ज्यादा है। रुको, देखो, ये सिर्फ माना की कसाफत नहीं है जो ज्यादा है, मेरी स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह में भी नुमाया इजाफा हुआ है। दोस्तों, अपनी तजुर्बे की बार्स को देखो। मेरी बार दर हकीकत डबल XP बफ दिखा रही है। ये हैरत अंगेज है। मैंने सिर्फ यहां आराम करने और तरबियत करने की तवक्को की थी, लेकिन मैं डबल XP बफ भी जमा कर सकता हूं। 30 कोपर कवायस यकीनी तौर पर अच्छी तरह खर्च हुए। जो खिलाड़ी अभी जीरो विंग सिटी पहुंचे थे उन्होंने तेजी से शहर के माना और उसके फवाइद को देखा और वो बेहद खुश हुए। 30 कोपर कवायस स्टोन फॉरेस्ट टाउन में होटल के कमरे की कीमत का एक हिस्सा भी नहीं थे। फिर भी चंद सके खर्च करने के बाद वो जीरो विंग सिटी में जहां भी हों मुसलसल डबल XP बफ जमा कर सकते थे। वो अपने स्टेमिना और इर्तिकाज को भी कहीं ज्यादा तेजी से बहाल कर सकते थे, और ये असरात उनके क़याम के दौरान बरकरार रहेंगे। उन्हें होटल में कमरा किराए पर लेने की भी जरूरत नहीं थी। बाब 1566 मकबूल जीरो विंग सिटी। सदमे के एक मुख्तसर लम्हे के बाद पहली बार जीरो विंग सिटी का दौरा करने वाले खिलाड़ी टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकल आए। जब ये खिलाड़ी इमारत से बाहर निकले तो वो जो कुछ देख रहे थे इससे दंग रह गए। इनमें से किसी ने भी इस तरह की किसी चीज की तवक्को नहीं की थी। गिल्ड ने हाल ही में जीरो विंग सिटी तामीर किया था। मंतकी तौर पर इसे अभी भी निस्बतन खाली होना चाहिए था, लेकिन अगरचे सड़क पर ज्यादा खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वहां बहुत सारे NPC मौजूद थे। कई घूमने फिरने वाले ताजिर NPC पहले ही अपने स्टॉल लगा चुके थे और अपना सामान बेचने में मसरूफ थे। ये घूमने फिरने वाले ताजिर स्टोन फॉरेस्ट टाउन के ताजिरों से कहीं ज्यादा अशिया फरोख्त करते थे। आमतौर पर घूमने फिरने वाले ताजिरों के पास फरोख्त के लिए नायाब अशिया की कोई कमी नहीं होती थी। एडवेंचर टीमें और आजाद खिलाड़ी अक्सर उन नायाब अशिया को खरीदने के लिए पूरा दिन इंतजार करने को तैयार रहते थे। ताहम ये अशिया आमतौर पर आम खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर होती थीं, जब तक कि वो नाकाबिल यकीन हद तक खुशकिस्मत ना हो। फिर भी एक भी खिलाड़ी जीरो विंग सिटी के घूमने फिरने वाले ताजिरों के सामने नहीं खड़ा था। टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकलने वाले खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखने के लिए मुड़े और थोक निकला। फिर वो बगैर किसी हिचकिचाहट के करीब तरीन घूमने फिरने वाले ताजिर NPC की तरफ भागे, इस डर से कि दूसरे खिलाड़ी पहले नायाब अशिया छीन लेंगे। यहां तक कि अगर वो खुद उन अशिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे तो वो उन्हें दोबारा फरोख्त करके मुनाफा कमा सकते थे। जीरो विंग सिटी टेलीपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो 30 कोपर कवायस खर्च किए थे वो काबिल कदर थे। घूमने फिरने वाले ताजिरों की नायाब अशिया में से किसी एक को दोबारा फरोख्त करके वो मुनाफा में 30 कोपर से कहीं ज्यादा कमा सकते थे। जो खिलाड़ी अभी जीरो विंग सिटी पहुंचे थे उन्होंने अपनी तमाम रकम खर्च कर दी। इसके बावजूद बहुत से घूमने फिरने वाले ताजिरों के पास अभी भी नायाब अशिया स्टॉक में मौजूद थीं। स्कॉर्पियन कमांडर को फौरन मतला करो, इसे कहो कि हमारे पास मौजूद हर सिक्का ले आए। ये हमारे लिए दौलत कमाने का मौका है। अपने सामने नायाब अशिया की बड़ी तादाद का सामना करते हुए हर कोई जीरो विंग सिटी का दौरा करने का अपना असल मकसद भूल गया।
उन्होंने इस कीमती मौका से फायदा उठाने के लिए काफी रकम उधार लेने के लिए अपने दोस्तों और एडवेंचर टीमों से राब्ता किया। जैसे जैसे मजीद खिलाड़ी जीरो विंग सिटी में दाखिल हुए, ज्यादा लोगों को जीरो विंग सिटी के फवाइद के बारे में पता चला। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी नायाब अशिया खरीदने के लिए भी आ रहे थे। अगरचे खिलाड़ियों ने जीरो विंग सिटी के फवाइद के बारे में खबरों को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो उनमें से कोई भी चीज खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते थे, उन्होंने गुस्से में आकर स्टार मून किंगडम के फोरम्स पर मालूमात शाये करने का फैसला किया। जीरो विंग सिटी में घूमने फिरने वाले ताजिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। जीरो विंग सिटी की माना कसाफत स्टोन फॉरेस्ट टाउन से भी ज्यादा है। खिलाड़ी सिर्फ शहर में रहकर डबल XP बफ जमा कर सकते हैं। तस्वीर और वीडियोस दस्तयाब हैं। यहाँ बहुत सारे घूमने फिरने वाले ताजिर हैं। ये कैसे मुमकिन है? अब सिर्फ शहर में रहकर डबल XP बफ जमा कर सकते हैं। जैसे जैसे खिलाड़ी फोरम्स पर जीरो विंग सिटी की वीडियोस और तस्वीर पोस्ट करते रहे, बहुत से खिलाड़ी जो इनशनेट रॉक सिटी का दौरा करने में दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने अपनी तवज्जो जीरो विंग सिटी की तरफ मबजूल कर ली। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए लेवल और सामान हासिल करने से ज्यादा अहम कुछ नहीं था। ये खास तौर पर आजाद खिलाड़ियों के लिए सच था जो गिल्ड के फवाइद से लुत्फ अंदोज नहीं होते थे। आजाद खिलाड़ियों के लिए गिल्ड के खिलाड़ियों जैसी लेवलिंग की रफ्तार हासिल करना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास डबल XP बफ जमा करने के मौके नहीं थे। आजाद खिलाड़ी भी सिर्फ 30 कोपर अदा करके इसी तरह के फायदे से लुत्फ अंदोज हो सकते थे। उन्हें अपनी रकम से ज्यादा कीमत मिलेगी। जीरो विंग सिटी में बहुत सारे घूमने फिरने वाले ताजिर भी मौजूद थे। जीरो विंग सिटी, जिसे खिलाड़ियों की तरफ से बहुत कम तवज्जो मिल रही थी, बहुत से आजाद खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों के लिए हदफ का मकाम बन गया। जिन खिलाड़ियों का ओरुक एम्पायर का सफर करने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने खबर सुनते ही तेजी से जीरो विंग सिटी का रुख किया, इस उम्मीद पर कि वो शहर को अच्छी तरह देख सकेंगे। नतीजे के तौर पर जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी आसमान को छू गई। स्टोन फॉरेस्ट टाउन में बहुत से खिलाड़ी जीरो विंग सिटी की तरफ भागे। वो सिर्फ इसलिए स्टोन फॉरेस्ट टाउन में रहे थे क्योंकि उन्होंने फर्ज किया था कि टाउन की माना कसाफत ज्यादा है। अब जबकि वो जानते थे कि जीरो विंग सिटी इस पहलू में स्टोन फॉरेस्ट टाउन से बरतर है, तो वो इसके बजाय जीरो विंग सिटी में तरबियत हासिल करेंगे। जीरो विंग सिटी के शानदार इफ्तिताह के फौरन बाद खिलाड़ियों की आबादी सैकड़ों से दसियों हजार तक बढ़ गई। मजीद बरा वक्त गुजरने के साथ साथ ये तादाद बढ़ती रही। बड़ी आपा आबदा अच्छी खबर। जीरो विंग सिटी के मौजूदा अदादोशुमार की बुनियाद पर शहर में पहले ही 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद हैं, नामी खातून समनर ने खुशी से कहा। हम पहले ही 3 लाख से तजावुज कर चुके हैं। आबदा गाल भी ये खबर सुनकर बेहद खुश थी। 3 लाख खिलाड़ियों की आबादी स्टोन फॉरेस्ट टाउन के खिलाड़ियों की आबादी के मुकाबले में ज्यादा नहीं लग सकती, जो 10 लाख से तजावुज कर चुकी थी, लेकिन जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी की कदर नुमाया तौर पर बरतर थी। जीरो विंग सिटी में दाखिल होने वाले किसी भी खिलाड़ी को 30 कोपर की दाखिला फीस अदा करनी होगी। चूंकि जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 3 लाख से तजावुज कर चुकी थी, इसका मतलब था कि शहर पहले ही दाखिला फीस की मद में 900 गोल्ड से ज्यादा इकट्ठा कर चुका था। यह खालिस मुनाफा था। जैसे जैसे मजीद खिलाड़ी जीरो विंग सिटी का दौरा करेंगे, शहर की आमदनी में इजाफा होता रहेगा। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि शहर की आबादी 10 लाख से तजावुज कर जाए। अगर जीरो विंग सिटी की तैरती आबादी 10 लाख होती, तो गिल्ड हर रोज 3000 गोल्ड खालिस मुनाफा कमाएगा। यहां तक कि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म भी एक दिन में इतना खालिस मुनाफा कमाने के काबिल नहीं थी। जीरो विंग सिटी के होटलों और बैटल इरीना से भी आमदनी थी। इन 2 इदारों की आमदनी गालिबन दाखिला फीस के बराबर होगी। उनके पास दुकानों से किराए की फीस भी थी। बड़ी आपा आबिदा, कई ताजिर खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों ने हमसे दोबारा राब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि वो शहर की दुकानें किराए पर लेना चाहते हैं। क्या हम वाकई उन्हें नई शराइत देने जा रहे हैं? सा ने आबदा गाल की तरफ देखते हुए पूछा। आबदा गाल ने जो शराइत तजवीज की थी वो महज बेरहम थी। इससे खदशा था कि जब वो उन्हें तब्दीलियों के बारे में मतला करेंगे तो ताजिर खिलाड़ी भाग जाएंगे। बिल्कुल, एक बार जब जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 10 लाख तक पहुंच जाएगी, तो हम इस कीमत में मजीद इजाफा करेंगे, आबदा गाल ने अज़्म के साथ कहा। आया नहीं जानती थी कि जीरो विंग सिटी अभी भी एक खाली शेल्फ है।
जीरो विंग सिटी ने जिन बहुत से 2 स्टार और 3 स्टार एनपीसी मर्चेंट से मुआहिदा किया था, उन्होंने अभी तक अपनी दुकानें नहीं बनाई थी। एक बार जब उनकी दुकानें मुकम्मल हो जाएंगी तो न सिर्फ वो घूमने फिरने वाले ताजिर एनपीसी के मुकाबले में ज्यादा काबिल एतमाद शरह पर अशिया फरोख्त करेंगे, बल्कि वो इससे भी ज्यादा कीमती अशिया फरोख्त करेंगे। उस वक्त और भी ज्यादा खिलाड़ी जीरो विंग सिटी की तरफ राग़िब होंगे। यहाँ तक कि 20 या 30 लाख की आबादी भी नामुमकिन नहीं हो सकती, 10 लाख तो दूर की बात है। मैं समझ गई जब ने आबदा गाल की बात सुनी तो वो उन ताजिर खिलाड़ियों पर तरस खाए बगैर न रह सकी। अगर वो पहले जीरो विंग सिटी की दुकानें लीज पर लेने पर राजी हो जाते तो वो अचानक तरक्की से फायदा उठा सकते थे और बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते थे। अब आबदा गाल उनके पास मौजूद हर सिक्का निचोड़ लेगी। इसके बाद ने आबदा गाल की शराइत जीरो विंग सिटी में कारोबार करने की कोशिश करने वाले ताजिर खिलाड़ियों तक पहुंचा दे। ये धोखाधड़ी है। क्या जीरो विंग पैसे के लिए इतना बेचैन है? लानत! अच्छी सलाहियत वाले प्लाट पर एक दुकान की कीमत 400 गोल्ड फी हफ्ता। मैं उसके बजाय गिल्ड टाउन में दुकान खरीद लूं। का पैगाम मौसूल करने वाले ताजिर खिलाड़ियों के रंग उड़ गए और उन्होंने जीरो विंग को कोसा। अगर उन्होंने अच्छी सलाहियत वाले प्लाट पर दुकान किराए पर लेने की कोशिश की तो उन्हें अपने रोजाना के अखराजात में 57 गोल्ड से ज्यादा का इजाफा करना पड़ेगा। उन्हें वापस कमाने के लिए कितनी अशिया फरोख्त करनी पड़ेंगी? सिर्फ बड़े पैमाने पर मर्चेंट गिल्ड्स ही मुमकिना तौर पर इतनी महंगी दुकान किराए पर लेने की जुर्रत कर सकते थे। ये बड़े पैमाने पर मर्चेंट गिल्ड्स मुतादिद ममालिक में फैले हुए ताजिर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थे। अपने वसी रवाबित के साथ वो बहुत सी ऐसी अशिया हासिल करने के काबिल होंगे जो खिलाड़ियों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस होंगी। अच्छी सलाहियत वाले प्लाट के लिए 400 गोल्ड। ऐसा लगता है कि जीरो विंग को अपने शहर की तरक्की पर यकीन है। सूसी, जिसे सैफ अली स्टोन फॉरेस्ट टाउन के एडवांस्ड ऑक्शन हाउस में मिला था, का जवाब मिलने पर मुस्कुराई। ये एक अच्छा मौका है। मैं शायद अच्छी सलाहियत वाले प्लाट पर दुकान किराए पर ना ले सकूं, लेकिन मुझे शहर के बैरूनी इलाके में दुकान किराए पर लेने के काबिल होना चाहिए। अगरचे ताजिर खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने जीरो विंग सिटी में कारोबार करने से दस्तबरदार होने का इंतखाब किया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कड़वा घूंट भरने और शहर के बैरूनी इलाके में दुकान किराए पर लेने का फैसला किया। अगरचे 240 गोल्ड फी हफ्ता की किराया की फीस अब भी महंगी थी, कम अज कम वो अपनी लागत में कुछ बचत कर सकते थे। जैसे जैसे जीरो विंग सिटी तेजी से मकबूल होता गया, सैफ अली मोलोच की अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए डार्क डैन के मरकजी इलाके में पहुंच चुका था। वर्ल्ड समिट, ये एक ऐसी जगह थी जिसे मुताद्दद देवताओं ने तख्लीक किया था। बाब 1565 देवताओं की सरजमीन। जब सैफ अली दोबारा वर्ल्ड समिट के बैरूनी इलाके में वापस आया तो उसने महसूस किया कि इसके आखिरी दौरे के बाद से ये जगह बदल गई है। ज्यादा वाज़े तौर पर यह वर्ल्ड समिट नहीं था जो बदला था, बल्कि वो खुद। जब इसने पहले वर्ल्ड समिट का दौरा किया था तो वो महज एक टायर एक खिलाड़ी था। वो इदराक और जिस्मानी साख्त दोनों में कमजोर था। इसे इस बात की भी वाज़े समझ नहीं थी कि वर्ल्ड समिट किस किस्म की जगह। ताहम इस बार उसने कहीं ज्यादा तफसीलात देखीं। वो इलाके को भरने वाली एक अजीब ताकत महसूस कर सकता था। ये ताकत बादल जैसा एहसास देती थी। अगरचे ये मुबहम महसूस होती थी, लेकिन इसने इसके जिस्म में डिसइंटीग्रेशन पावर के असरात को भी दबा दिया था। डिसइंटीग्रेटेड डीबफ ने इसके बुनियादी औसाफ को 50% तक कम कर दिया था। अब इसके बुनियादी औसाफ मामूल से सिर्फ 30% कम थे। इस अजीब ताकत का असर हैरान कुन था। मजीद बरा वो वर्ल्ड समिट के जितना करीब होता गया, अजीब ताकत इतनी ही मजबूत होती गई। यकीनन वर्ल्ड समिट गैर मामूली है। यहां गार्ड क्रिस्टल्स हासिल करना काफी हद तक मुमकिन होना चाहिए। सैफ अली ने बादलों को चीरने वाले दूर दराज पहाड़ पर एक नजर डाली। वो अपने पहले दौरे के दौरान जल्दी में था। वो बाइबल ऑफ डार्कनेस को महफूज करना चाहता था और जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहता था। उसने वर्ल्ड समिट और आसपास के इलाकों को सही तरीके से तलाश करने की जहमत नहीं की थी। अब जबकि वो वापस आ गया था, इसे इलाके की तहकीक करनी थी। आखिरकार देवताओं ने इस जगह को तख्लीक किया था। अगर इसने मून गार्ड की पुरानी रहाइशगाह से इतना कुछ हासिल किया था, तो बहुत से देवताओं के जमा होने की जगह से वो जो फसल हासिल कर सकता था वो गैर मामूली होगी।
उसका मकसद गार्ड क्रिस्टल्स हासिल करना था। वो जितने ज्यादा गार्ड क्रिस्टल्स हासिल करता इतना ही बेहतर था, क्योंकि इसके पास उनके बहुत से इस्तेमाल थे। डिसइंटीग्रेशन आर्मर के अलावा इसे अपने सामान की मरम्मत के लिए गार्ड क्रिस्टल्स की जरूरत थी, जैसे नाइट वॉकर्स कैप और सिविल आर्मर। इसे गार्ड क्रिस्टल्स हासिल करने के लिए किसी भी मुमकिना मकाम को तलाश करना था। इसके बाद सैफ अली ने वर्ल्ड समिट को तलाश करना शुरू किया। वक्त तेजी से गुजर गया। इससे पहले कि उसे एहसास होता, वो पहले ही 10 घंटे से ज्यादा तलाश में गुजार चुका था। वर्ल्ड समिट का नक्शा बहुत बड़ा था। ये एक बड़े पैमाने पर लीवलिंग के नक्शे की तरह था। वर्ल्ड समिट के अर्द गिर्द सहरा, जंगलात और वादियां थीं। नक्शा खुद एक छोटी दुनिया की तरह था। ताहम सुनहरी रास्ते के अलावा दीगर मकामात पर एक भी जानदार मौजूद नहीं था। मुझे मत बताना कि मैं सिर्फ वर्ल्ड समिट में दाखिल होकर ही खजाने हासिल कर सकता हूं। सैफ अली बेज़बान था। अगरचे वर्ल्ड समिट में बहुत से खजाने थे, लेकिन अंदर रहते हुए इसे काफी मसाइल का सामना करना पड़ता। एक खिलाड़ी वर्ल्ड समिट में कितनी देर रह सकता है, इसकी बुनियाद इस ताकत पर थी जो वो जाहिर करते थे। इससे पहले उसने बाइबल ऑफ डार्कनेस को महफूज करने के लिए बमुश्किल काफी वक्त हासिल करने के लिए शिद्दत से लड़ाई की थी। अगरचे वो अपने पिछले दौरे के बाद से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था और इसे ज्यादा वक्त हासिल करने के काबिल होना चाहिए, लेकिन इसे नहीं लगता था कि वो डिसइंटीग्रेशन आर्मर की मरम्मत के लिए काफी गार्ड क्रिस्टल्स इकट्ठा कर सकता है। वर्ल्ड समिट में दाखिल होने के बाद अगरचे पहाड़ पर बेशुमार मज़ारात मौजूद थे, लेकिन हर मज़ार को फ़ाल करने में वक्त की एक मुनासिब मिकदार खर्च होगी। ये वाज़ेह था कि एक अदो गार्ड क्रिस्टल्स हासिल करना डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दबाने वाली पुरस्रार ताकत को हटाने के लिए काफ़ी नहीं होगा, और चाहे वो इसे कैसे भी देखे, इसे सिर्फ एपिक रैंक और इससे ऊपर के मज़ारात में गार्ड क्रिस्टल्स मिलने चाहिए। इस सूरत में इसके अंदाजों के मुताबिक वो काफ़ी खुशकिस्मत होगा अगर वो 2 या 3 एपिक मज़ारात को फ़ाल कर सके। जैसे ही सैफ अली इलाके की तलाश तर्क करने वाला था और सुनहरी रास्ते पर पहुंचा, उसने कुछ नाकाबिल यकीन दरियाफ्त किया। क्या हो रहा है? सैफ अली सुनहरी रास्ते को देखते हुए हक्का बक्का रह गया। खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी दर हकीकत इस खास जगह पर पहुंच चुके थे। सबसे नाकाबिल यकीन हिस्सा खिलाड़ियों की तादाद थी। अभी उसकी बसारत की हद में 20 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे। ये खिलाड़ी किसी एक बड़ी टीम से ताल्लुक नहीं रखते थे। वो 3 से 5 लोगों की पार्टियों में हरकत कर रहे थे और वो वाज़े तौर पर हाई अलर्ट पर थे, इस हकीकत के बावजूद कि सुनहरी रास्ते पर हमलों की इजाजत नहीं थी। सैफ अली ने इन खिलाड़ियों से निकलने वाली तारीकी की ताकत को भी महसूस किया। ज्यादा वाज़े तौर पर ये शैतानों की ताकत थी। ये 20 से ज्यादा खिलाड़ी सब डेमन प्लेयर्स थे। जब डेमन प्लेयर्स ने सैफ अली को देखा तो वो खास तौर पर हैरान नहीं हुए। उन्होंने वर्ल्ड समिट की तरफ अपना रास्ता जारी रखने से पहले सिर्फ सैफ अली पर एक नजर डाली। क्या मोलोच की अंगूठी के अलावा इस जगह में दाखिल होने का कोई और तरीका हो सकता है? खिलाड़ियों के ग्रुप को दूर जाते हुए देखने के बाद सैफ अली ने जल्द ही कई और डेमन प्लेयर्स को उनके पीछे से आते हुए देखा। ये वाज़ेह था कि वर्ल्ड समिट में काफी डेमन प्लेयर्स पहुंच चुके थे। ये भी वाज़ेह था कि डेमन प्लेयर्स मोलोच की अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर नहीं पहुंचे थे। सियाह चौगी पहने 2 खिलाड़ी, एक मर्द और एक औरत, सैफ अली के पास आए जब वो सोच रहा था। आदमी अपने बिखरे हुए बालों के साथ वहशी लग रहा था, जबकि औरत गैर मामूली जिस्म के साथ एक खूबसूरती थी। औरत की कमर से एक टूटी हुई तलवार भी लटकी हुई थी। सैफ अली इन दोनों खिलाड़ियों से पहले मिल चुका था। इनमें से एक बरवट सपियर था जिससे वो डेमन आइलैंड पर मिला था, और दूसरी हिडन सिविल थी जो फ्लावर ऑफ 7 सन्स में प्राइड की होल्डर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वर्ल्ड समिट में इन दोनों से मिलेगा। साथी दोस्त, क्या तुम अकेले हो? हमारे साथ पार्टी बनाने के बारे में क्या ख्याल है? बरवट सपियर ने सैफ अली से पूछा, जिसने सियाह चौगी के पीछे अपनी जाहिरी शक्ल को पूरी तरह छुपा रखा था। मुस्कुराते हुए इसने जारी रखा, मुझे यकीन है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर तुम वर्ल्ड समिट से फायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत होगी। अगर तुम अकेले दाखिले का टेस्ट क्लियर करते हो तो अलॉट किया गया वक्त बहुत महदूद है। तुम इतने कम वक्त में ज्यादा तलाश नहीं कर सकोगे। अगर तुम 3 या 5 की पार्टियों के तौर पर टेस्ट को चैलेंज करते हो तो तुम बहुत ज्यादा वक्त हासिल करने के काबिल हो जाओगे।
आखिर में हर शख्स को कितना वक्त मिलेगा उसका इन्हिसार तुम्हारी अपनी सलाहियतों पर होगा। सन ऑफ प्राइड के मेंबरान में से सिर्फ हिडन सिविल और वो खुद वर्ल्ड समिट पहुंचे थे। वर्ल्ड समिट पहुंचने वाले ज्यादातर दीगर खिलाड़ियों ने अपनी पार्टियां बना ली थीं। यहां तक कि अकेले पहुंचने वाले खिलाड़ी भी उन जैसी 3 रुकनी पार्टी के बजाय 5 रुकनी पार्टियों में शामिल होने का इंतखाब करेंगे। वर्ल्ड समिट में दाखिले के टेस्ट की मुश्किल इस बात पर बहुत मुख्तलिफ थी कि आया आप इनफरादी तौर पर टेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं या पार्टी के तौर पर। पार्टियों के मामले में मुश्किल में कोई फर्क नहीं था अगर आप 3 या 5 की पार्टी में हों। पार्टी को अलाट किया गया कल वक्त भी वही रहेगा। 5 की पार्टी में हर खिलाड़ी को 3 की पार्टी से कम मिलेगा। ताहम 5 की पार्टी बिलाशुबा ज्यादा बका और मजमूई ताकत की हामिल होगी, जो पार्टी को ज्यादा मुश्किल के टेस्ट को चैलेंज करने और ज्यादा कल वक्त हासिल करने की इजाजत देगी। अब जबकि उनका सामना सैफ अली से हुआ था, जो अकेला लग रहा था, इसे कुदरती तौर पर पूछना पड़ा और देखना पड़ा कि आया वो दिलचस्पी रखता, वरना वो दोनों पार्टी टेस्ट नहीं दे सकेंगे और उन्हें इनफरादी टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। पार्टी के तौर पर टेस्ट को चैलेंज करने से ज्यादा वक्त मिलता है। जब सैफ अली ने बरवट सपियर की बातें सुनी तो वो कम व बेश सूरत हाल का खुलासा समझ गया। उसने फिर सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। बरवट सपियर की बातों की बुनियाद पर वो बता सकता था कि वो आदमी वर्ल्ड समिट से निस्बतन वाकिफ था। इससे पहले सैफ अली एक फर्द के तौर पर आया था, इसलिए इसने ये नहीं देखा कि टेस्ट के लिए कोई पार्टी मोड है। ये देखते हुए कि बरवट सपियर और हिडन सिविल जैसे माहिरीन उसकी ताकत की तस्दीक करने से पहले ही इस जैसे अजनबी को अपनी पार्टी में कबूल करने के लिए तैयार थे, वो बता सकता था कि पार्टी टेस्ट इनफरादी टेस्ट से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, वरना बरवट सपियर उसे मदऊ करने की जहमत ही न करता। बरवट सपियर और हिडन सिविल के मेयार के माहिरीन निस्बतन मगरूर थे। अगर वो अपने तौर पर अपना मकसद हासिल करने के काबिल होते तो वो मदद नहीं मांगते, खास तौर पर किसी अजनबी से नहीं। हाय शानदार भाई, लगता है तुम भी काफी समझदार इंसान हो। अगर कोई काम 3 की पार्टी में किया जा सकता है तो कुदरती तौर पर उसे 5 की पार्टी में करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी करें और टेस्ट के लिए चली। जब सैफ अली ने इसकी दावत कबूल की तो बरवट सपियर हंस पड़ा। हिडन सिविल ने वर्ल्ड समिट की तरफ अपना रास्ता जारी रखने से पहले सिर्फ सैफ अली पर एक नजर डाली। ये वाज़ेह था कि वो सैफ अली जैसे हैंगर आन को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। भाई, बुरा मत मानना, हमारी कमांडर हमेशा ऐसी ही होती है, बरवट सपियर ने अजीब अंदाज में वजाहत की। ये समझ में आता है। सैफ अली ने हिडन सिविल के रद्दे अमल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार इसके ख्यालात बिल्कुल हिडन सिविल जैसे ही थे। वो महज अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे और दोस्त होने से बहुत दूर थे। कुदरती तौर पर एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने की कोई जरूरत नहीं थी। सैफ अली, हिडन सिविल और बरवट सपियर सुनहरी रास्ते पर चले और वर्ल्ड समिट की तरफ बढ़ गए। बाब 1566 एपिक पार्टी टेस्ट। वर्ल्ड समिट के दामन में कुर्बान गाह पर पहुंचने के बाद सैफ अली ने दरियाफ्त किया कि वहां आसानी से 100 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे। इन खिलाड़ियों की अक्सरियत ने सिया चोगी पहन रखे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी शनाख्त और लेवल नहीं छुपाए थे। यहां वाकई बहुत सारे माहिरीन हैं। सैफ अली ने सबको देखा। क्या डेमन प्लेयर्स की तरक्की पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी है? यहां तक कि मौजूद सबसे कमजोर खिलाड़ी भी लेवल 48 का था, जबकि कुछ पहले ही लेवल 49 तक पहुंच चुके थे। ये खिलाड़ी आसानी से किसी सल्तनत की रैंकिंग लिस्ट में सरे-फहरिस्त हो सकते थे। इन खिलाड़ियों में शैतानों में तब्दील होने की सलाहियत भी थी, जो उनकी ताकत में मजीद इजाफा करेगी। जिन खिलाड़ियों ने अपने नाम और लेवल छुपाए थे वो भी मुमकिना तौर पर ताकतवर थे। गॉड्स डोमेन में बहुत सी गैर इंसानी नस्लें थीं। ताकत के लिहाज से डेमन रेस सबसे ऊपर थी। ताहम ये नस्लें आमतौर पर खेल के इब्तिदाई मराहिल के दौरान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती थीं। यहाँ आते हुए सैफ अली ने बरवट सपियर से सीखा था कि इस जगह में दाखिल होने के काबिल हर डेमन प्लेयर एक डेमन नोबल था। ये एक ऐसा फायदा था जो सिर्फ इन डेमन प्लेयर्स के लिए दस्तयाब था जो डेमन नोबल्स बन चुके थे। ताहम वर्ल्ड समिट में आना भी आसान नहीं था।
उन्हें न सिर्फ 1000 मैजिक क्रिस्टल्स अदा करने पड़ते थे, बल्कि उन्हें डेमन किंग की तरफ से बहुत से कोस्ट्स भी मुकम्मल करने पड़ते थे। काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने के बाद उन्हें वर्ल्ड समिट में दाखिल होने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। हर 3 दिन में वर्ल्ड समिट में दाखिल होने का सिर्फ एक मौका था। गॉड्स डोमेन में डेमन प्लेयर्स के लिए नोबल रैंक हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। यहां अब 100 से ज्यादा डेमन नोबल्स मौजूद थे। कोई पहले ही तसव्वुर कर सकता था कि गॉड्स डोमेन में कितने आम डेमन प्लेयर्स मौजूद हैं। दरीं असना सबसे कम डेमन नोबल रैंक पर भी टायर 1 डेमन प्लेयर्स की जिस्मानी साख्त और बुनियादी औसाफ में इतना बेहतरी आएगी कि जब वो शैतानों में तब्दील होंगे तो वो आम टायर 2 खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकेंगे। मौजूद 100 से ज्यादा डेमन प्लेयर्स को पहले ही टायर 2 खिलाड़ी समझा जा सकता था। 5 की एक पार्टी कुर्बान गाह पर अपनी लड़ाई खत्म कर रही थी जब सैफ अली का ग्रुप उसके करीब पहुंचा। जैसे ही 5 खिलाड़ी फर्श पर हामते हुए बैठे, उनके चेहरों पर जोशो खरूश के तासुरात उभर आए। कितनी ताकतवर पार्टी है। अगरचे बमुश्किल उन्होंने दरहकीकत डार्क गोल्ड टेस्ट क्लियर कर लिया। वो वर्ल्ड सिमट के अंदर अच्छा वक्त गुजारेंगे। न सिर्फ वो डार्क गोल्ड मज़ारात को खोलने की चाबी हासिल करेंगे, बल्कि वो चंद फाइन गोल्ड मज़ारात का दौरा भी कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि वो 5 रुकनी पार्टी है। अगर वो इसके बजाय 3 रुकनी पार्टी होते तो उनके पास 2 डार्क गोल्ड मज़ारात का दौरा करने के लिए काफी वक्त होता, चाहे उनका टेस्ट बमुश्किल डार्क गोल्ड रैंक के लिए पूरा उतरता। अगर वो जल्दी करें तो वो 3 डार्क गोल्ड मज़ारात में दाखिल होने का मौका भी हासिल कर सकते। इसके बावजूद ये पहले ही एक अच्छा नतीजा है। आखिरकार पिछली चंद पार्टियों ने फाइन गोल्ड टेस्ट क्लियर किया है। कुर्बान गाह के नीचे मौजूद खिलाड़ियों में हसद और तारीफ भर गई जब उन्होंने कुर्बान गाह पर मौजूद पार्टी को देखा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टी पर तरस खाया। सबके रद्दे अमल की बुनियाद पर यह वाज़े था कि वो सब वर्ल्ड समिट के दाखिले के टेस्ट से वाकिफ थे। सिस्टम के नोटिफिकेशंस के बगैर भी ये खिलाड़ी इस टेस्ट के रैंक का अंदाजा लगा सकते थे जो पार्टी ने दिया था। कोई ताज्जुब नहीं कि उन्होंने कहा कि पार्टियों को ज्यादा वक्त मिलता है। तो ये मामला है। सैफ अली पर हकीकत आश्कार हुई जब उसने कुर्बान गाह पर लड़ाइयां देखी। डेमन प्लेयर्स की कई पार्टियों को दाखिले के टेस्ट को चैलेंज करते हुए देखने के बाद वो कम व बेश समझ गया कि पार्टी टेस्ट कैसे काम करता है। इनफरादी टेस्ट के मुकाबले में पार्टी टेस्ट ने खिलाड़ियों को काफी फायदा पेश किया। इनफरादी टेस्ट के लिए खिलाड़ियों को बैक वक्त 10 राकेशों का मुकाबला करना पड़ता था। पार्टी टेस्ट के लिए इसके साइज से कत नजर खिलाड़ियों को बैक वक्त सिर्फ 20 राकेशों का मुकाबला करना पड़ता था। बिलाशुबा पार्टी टेस्ट को चैलेंज करने के नुकसानात भी थे। सबसे पहले राकेशों का कम अज कम मेयार जिसे कोई पार्टी टेस्ट में चैलेंज कर सकता था वो मुख्तलिफ था। इनफरादी टेस्ट के लिए खिलाड़ियों के लिए मुंतखब करने के लिए दस्तयाब सबसे कमजोर राकुशस एक आम राकुशस था, जबकि पार्टी टेस्ट के लिए दस्तयाब सबसे कमजोर राकुशस एक स्पेशल इलियट था। दूसरा, पार्टियों के लिए अपने टेस्ट में डार्क गोल्ड रैंक हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। मिसाल के तौर पर जब सैफ अली ने टेस्ट को चैलेंज किया तो वो सिर्फ 1 लॉर्ड और 9 चीफ्टिन्स को चैलेंज करके डार्क गोल्ड रैंक हासिल करने में कामयाब रहा। पार्टियों को कम अज कम 1 ग्रेट लॉर्ड, 5 हाई लॉर्ड्स और 14 चीफ्टिन्स को चैलेंज करने की जरूरत थी। पार्टियों के लिए मुश्किल काफी ज्यादा थी। ताहम खिलाड़ी राकेशों के मुकाबले में ग्रुप में ज्यादा ताकत का मुजाहरा करने के काबिल थे। अगर 5 की पार्टी में अच्छी क्लास कॉन्फ़िगरेशन होती, जैसे कि 1 MT, 1 हेलर और 3 DPS, तो पार्टी के पास डार्क गोल्ड पार्टी टेस्ट क्लियर करने का अच्छा मौका होता। मजीद बड़ा दाखिले का टेस्ट बैरूनी अशिया की इजाजत देता था। सिर्फ सिमनंग स्क्रूलिस और पर्सनल गार्ड्स पर पाबंदी थी। लिहाजा डार्क गोल्ड पार्टी टेस्ट क्लियर करना नामुमकिन नहीं था। इन कई पार्टियों में से जिन्हें सैफ अली ने अब तक डार्क गोल्ड पार्टी टेस्ट क्लियर करते देखा था, उनमें से अक्सर ने मैजिक स्क्रूलिस और खुसूसी टूल्स पर इन्हिसार किया था। 3 की एक पार्टी सैफ अली के ग्रुप के पास आई जब वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ताहम इन तीनों खिलाड़ियों ने सैफ अली पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बजाय उनकी नजरें हिडन सिविल पर मरकूज थीं। सिविल, मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम यहां आओगी। मेरा मशवरा है कि तुम इस बार क्विस्ट छोड़ दो। सुन आफरते वो चीज हासिल कर लेगा।
क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम अपनी पार्टी में एक हैंगर ऑन के साथ भी एपिक टेस्ट क्लियर कर सकती हो? एक 2 मीटर लंबा चोगा पहने हुए आदमी जिसने एक बहुत बड़ा सिया टूटा हुआ ब्लेड उठा रखा था, हिडन सिविल को देखते हुए हंसते हुए कहा, तुम यहां आकर 2 स्लॉट्स जाया करने की हिम्मत रखती हो? अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी पुरजोर सिफारिश न करता तो तुम वो पोजीशन कभी हासिल न कर पाती जो आज तुम्हारे पास है। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चला तो हालात दिलचस्प हो जाएंगे। मजबूत आदमी की बातें सुनकर हिडन सिविल का रंग सिया पड़ गया। वर्ल्ड समिट में दाखिल होना आसान काम नहीं था। डेमन किंग्स की तरफ से तफवीज करदा कोर्ट्स की तादाद महदूद थी। नतीजे के तौर पर खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड समिट में दाखिल होना बहुत मुश्किल था। डेमन प्लेयर्स आमतौर पर 3 या 5 की पार्टी जमा करने के बाद ही वर्ल्ड समिट में दाखिल होने का मौका इस्तेमाल करते थे। इस बार मामला निस्बतन फौरी था। अगर उसे वो चीज ना मिलती तो वो अपने अगले अहदाफ हासिल नहीं कर पाती। लिहाजा इसके पास अपने मातहतों में से सिर्फ एक के साथ वर्ल्ड समिट में दाखिल होने के सिवा कोई चारा नहीं था। स्काई हॉक, ये मत सोचना कि तुम मुर्तसा हैरत अंगेज हो। हम तुम्हें बाद में दिखाएंगे कि यहाँ वाकई कौन ताकतवर है, बर्वट सपियर ने आगे बढ़ते हुए और टूटे हुए ब्लेड वाले आदमी को देखते हुए कहा। क्या ये जाहिर नहीं है कि यहाँ कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है? बर्वट सपियर, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि सुनाफरते में शामिल हो जाओ। तुम्हारा मुस्तकबिल यहाँ बहुत बेहतर होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक नए कमांडर की पैरवी करके कुछ हासिल कर सकते हो? स्काई हॉक नामी शख्स ने बर्वट सपियर पर एक नजर डालते हुए कहा। ऐसा ही हुआ है कि अब टेस्ट देने की हमारी बारी है। हम तुम्हें हमारे दरमियान ताकत के फर्क को करीब से देखने देंगे। स्काई हॉक और उसके 2 साथी कुर्बान गाह की तरफ बढ़े और अपना टेस्ट शुरू किया। 3 रुकनी पार्टी के तौर पर उनके लिए डार्क गोल्ड टेस्ट क्लियर करना मुश्किल होगा। तीनों ने वैसे भी एपिक टेस्ट को चैलेंज करने का इंतखाब किया था। कुर्बान गाह के ऊपर एक ग्रैंड लॉर्ड, 4 ग्रेट लॉर्ड्स और 15 चीफटिन्स नमूदार हुए। जिस लम्हे ये राकुशस नमूदार हुए, कुर्बान गाह के नीचे हंगामा बर्पा हो गया। ये तीनों कौन है? लानत, वो एक ग्रैंड लॉर्ड है। क्या वो तीनों एपिक टेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं? स्काई हॉक की पार्टी ने जिस टेस्ट को चैलेंज किया था उसकी मुश्किल से हर कोई दंग रह गया। दाखिले के टेस्ट को चैलेंज करने वाली पार्टियों में से सिर्फ चंद ही डार्क गोल्ड टेस्ट क्लियर करने में कामयाब हुई। इनमें से ज्यादातर पार्टियों ने हर किस्म के टूल्स इस्तेमाल करने के बाद बमुश्किल टेस्ट क्लियर किया था। ये पहला मौका था जब वो किसी को एपिक टेस्ट को चैलेंज करते हुए देख रहे थे। लड़ाई शुरू होते ही तीनों ने अपने बैग्स से एक टायर 3 मैजिक स्क्रोल निकाला, एक डिफेंसिव स्क्रोल, एक बड़े पैमाने पर तबाही का मैजिक स्क्रोल और एक डोमेन स्क्रोल। कुर्बान गाह के ऊपर नमूदार होने वाले राकेशों की HP आम राकेशों से बहुत कम थी। उनके पास यकसानियत वाली स्किल्स भी थी जिसकी वजह से उन्हें मारना निस्बतन आसान था। 3 मैजिक स्क्रोल्स इस्तेमाल करने से पहले तीनों ने बैक वक्त अपनी बरसरत स्किल्स इस्तेमाल की। फिर इनमें से हर एक ने एक पोशन निकाला और पी लिया। उनके अर्ध गिर्द का माना बेकाबू हो गया। बर्निंग माना पोशन। सैफ अली कदरे हैरान हुआ जब उसने वो पोशन देखा जो तीनों ने इस्तेमाल किया था। बर्निंग माना पोशन एक मास्टर रैंक का पोशन था। जब इस्तेमाल किया जाता तो पोशन किसी के माना को भड़का देता और उनकी स्किल्स और स्पील्स की तासीर को 3 गना कर देता। पोशन का दौरानिया सिर्फ 6 सेकंड का था। ये एक बहुत ही नायाब और ताकतवर बरसरत पोशन था। जबकि स्काई हॉक के ग्रुप ने तैयारी की, 20 जंगी कठपुतलियों ने भी सस्ती नहीं दिखाई। ताहम इससे पहले कि जंगी कठपुतलियां तीनों के करीब पहुंच पाती, उन्हें एक जादुई रुकावट ने रोक दिया। यहां तक कि ग्रैंड लॉर्ड जंगी कठपुतली भी जादुई रुकावट को नहीं हिला सकी। एक डोमेन स्कल जंगी कठपुतलियों पर नाजिल हुई जिसने राकेशों के बुनियादी औसाफ को 40% तक कम कर दिया। फौरन बाद सुनहरी बिजली की एक कौस आसमान से उतरी और जंगी कठपुतलियों पर बमबारी की जिसने तमाम 15 चीफटिन्स को फौरन हलाक कर दिया। पलक झपकते ही कुर्बान गाह पर सिर्फ एक ग्रैंड लॉर्ड और 4 ग्रेट लॉर्ड्स बाकी रह गए। अगरचे बाकी 5 जंगी कठपुतलियों ने अपनी HP का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खोया, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही के स्पेल ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। डोमेन स्कल के कमजोर करने के बाद उनकी जंगी ताकत मजीद कम हो गई। स्काई हॉक के दाएं तरफ खड़ा गार्डियन नाइट आगे बढ़ा
और AOE टानट का इस्तेमाल किया, जिसने 6 जंगी कठपुतलियों का एग्रो फौरन महफूज कर लिया। स्काई हॉक के बाईं तरफ खड़ा कुल्लीरुक मुसलसल गार्डियन नाइट पर हीलिंग स्पील्स कास्ट करता रहा। स्काई हॉक ने अपनी डोमेन स्कल के जरिए तलब की गई 5 खारदार बैलों को कंट्रोल किया और जंगी कठपुतलियों पर मुसलसल हमलों की बमबारी की। हर हमले से दसियों हजार का नुकसान हुआ। दरी असना, यहाँ तक कि ग्रैंड लॉर्ड रैंक की जंगी कठपुतली की भी कमजोर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा HP सिर्फ 1,62,00,000 थी। चंद मुख्तसर मिनटों के बाद बाकी 6 जंगी कठपुतलियां जमीन पर गिर गईं। स्काई हॉक की पार्टी ने आसानी से एपिक टेस्ट क्लियर कर लिया। वो बहुत मजबूत हैं। ये लोग कौन हैं? स्टेज के नीचे मौजूद हर कोई दंग रह गया। जब पिछली पार्टियों ने दाखिले के टेस्ट को चैलेंज किया था तो वो इसे मुकम्मल करने तक बुरी तरह थक चुकी थीं। फिर भी एपिक टेस्ट को चैलेंज करने के बावजूद स्काई हॉक की पार्टी ने इसे बगैर पसीना बहाए क्लियर कर लिया। कुर्बान गाह पर खड़े होकर स्काई हॉक ने हंसने और आराम करने के लिए स्टेज से नीचे उतरने से पहले हिडन सिविल को एक इश्तियाल अंगेज नजर डाली। गोया इसने कहा हो, क्या तुम ये कर सकती हो? लानत। उन्होंने टायर 3 मैजिक स्क्रूलेस का ऐसा सीट कब इकट्ठा किया? बर्वट स्पीयर ने स्काई हॉक की पार्टी को देखते हुए मायूसी में गुर्राहट की। इसकी आंखों में हसद चमक उठा। अगरचे हिडन सिविल ने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी। एक लम्हे में हमारी बारी होगी। मैंने पहले ही अपना मकसद बता दिया है। हमारा मकसद एपिक रैंक है। अगर तुम दस्तबरदार होना चाहते हो तो तुम अभी ऐसा कर सकते हो। मैं जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करूंगी। तुमने पहले ही एपिक टेस्ट की मुश्किल देख ली है। अगर तुम जारी रखना चाहते हो तो मेरी सिर्फ एक दरखास्त है, अगरचे मैं नहीं जानती कि तुम कितने ताकतवर हो, और वो ये है कि एक ग्रेट लॉर्ड की तवज्जो हटाने का कोई तरीका सोचो। हिडन सिविल ने सैफ अली की तरफ मुड़ते हुए कहा। सच तो यह है कि एपिक टेस्ट उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अगरचे इसने तैयारी की थी, लेकिन इसे टेस्ट क्लियर करने का यकीन नहीं था। खिलाड़ियों के पास वर्ल्ड सिमट के हर दौरे के दौरान दाखिले के टेस्ट को चैलेंज करने का सिर्फ एक मौका था। अगर वो नाकाम हो जाते तो उन्हें वापस आने तक इंतजार करना पड़ता। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाया। एपिक रैंक शुरू से ही इसका मकसद था। कमांडर, आपने देखा, मैं जानता था कि मैंने सही शख्स का इंतखाब किया है। बर्वट स्पीयर ने सैफ अली का गैर मुतजलजल रवैया देखकर कहा और हंस पड़ा। हिडन सिविल सिर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। एक और पार्टी के अपना टेस्ट खत्म करने के बाद आखिरकार सैफ अली के ग्रुप की उसे चैलेंज करने की बारी आ गई। ठीक है, चिल्लू चलते हैं। हिडन सिविल कुर्बान गाह की तरफ चलने लगी। बाब 1567 मुख्तलिफ अहदाफ। जैसे ही सैफ अली की 3 रुकनी पार्टी कुर्बान गाह पर चढ़ी, स्काई हॉक और दीगर जिन्होंने पहाड़ से पहले आराम किया और अपनी इर्तिकाज और स्टेमिना को बहाल किया, देखने के लिए मुड़े। कमांडर, अगली बारी हिडन सिविल की पार्टी की है। क्या मजाक है? एक इसीसुन, एक बर्जरकर और एक सोरुड समीन। क्या वो वाकई इस किस्म की पार्टी कॉन्फ़िगरेशन के साथ एपिक टेस्ट को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? अगर वो वाकई इन स्लॉट्स को ज़ाय होने देती है तो उसका भाई भी उसकी पोजीशन बरकरार रखने में इसकी मदद नहीं कर सकता। हिडन सिविल को हिकारत आमेज नजर डालने के बाद स्काई हॉक ने अपनी आंखें बंद कर ली और सेहत याबी पर तवज्जो मरकूज की। आने वाली लड़ाई पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसने पिछली शदीद लड़ाई में अपना स्टेमिना और इर्तिकाज दोनों बुरी तरह खत्म कर दिए थे। अगरचे वर्ल्ड सिमट निस्बतन महफूज जगह थी, लेकिन यह खतरे से बिल्कुल खाली नहीं थी। उसे बेहतरीन हालत में रहना था। जैसे ही सैफ अली ने कुर्बान गाह पर कदम रखा, सिस्टम के नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम, अपने सामने मौजूद तमाम दुश्मनों को शिकस्त दें और आपको वर्ल्ड सिमट में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। सिस्टम, 3 रुकनी पार्टी के तौर पर आपको हर स्पेशल इलियट के मारे जाने पर 30 मिनट, चीफ टीन्स के लिए 100 मिनट, लॉर्ड्स के लिए 500 मिनट, हाई लॉर्ड्स के लिए 1000 मिनट, ग्रेट लॉर्ड्स के लिए 2000 मिनट और ग्रैंड लॉर्ड्स के लिए 5000 मिनट मिलेंगे। सिस्टम, अब की पार्टी को मुकाबला करने के लिए 20 राकेशों का इंतखाब करना होगा। अगर आप अपने मुखालफीन को शिकस्त देने से कासिर रहे तो आप मर जाएंगे। सिस्टम, 3 रुकनी पार्टी के तौर पर पार्टी लीडर 10 राकेशों का इंतखाब कर सकता है, जबकि पार्टी के मेंबरान 5 राकेशों का इंतखाब कर सकते हैं।
मुंतखब करदा राकुशस इन खिलाड़ियों को तरजीह देंगे जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया है। आपकी पार्टी के पास गौर करने के लिए 10 मिनट है। ऐसा करने में नाकामी के नतीजे में खुदकार तौर पर जब्ती होगी। अगर आप जब्त करते हैं तो आप मर जाएंगे। हमारी पिछली बहस की बुनियाद पर मैं एक ग्रैंड लॉर्ड और 9 चीफ्टिन्स का इंतखाब करूंगी। बरवत, तुम 3 ग्रेट लॉर्ड्स और 2 चीफ्टिन्स का इंतखाब करोगे। मैपल लीफ, तुम 1 ग्रेट लॉर्ड और 4 चीफ्टिन्स का इंतखाब करोगे। ज्यादा से ज्यादा वक्त खरीदने की कोशिश करो। बरवट और मैं जल्द अज जल्द चीफ्टिन्स से निपटेंगे और फिर हम तुम्हारे ग्रेट लॉर्ड पर तवज्जो मरकूज करेंगे, हिडन सिविल ने सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा। समझ गया, सैफ अली ने सर हिलाया। सैफ अली ने हिडन सिविल और बरवट सपियर को वो नाम नहीं दिए थे जो वो आमतौर पर इस्तेमाल करता था। इसके बजाय उसने उन्हें एक जाली नाम दिया था जो उसने मौके पर सोचा था। वर्ल्ड सिमेट खजाने की जन्नत थी। ये डेमन प्लेयर्स का मरकज भी था। यकीनी तौर पर अपनी ये फैंग आईडी या ब्लैक फुलियम आईडी को जाहिर करना अच्छा ख्याल नहीं था। लिहाजा उसने पेचीदगियों से बचने के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया था। मजीद बरां, इसके पास नाइट वॉकर्स कैप थी। यहां तक कि अगर दूसरे इस पर आला दर्जे की शनाख्ती स्किल्स इस्तेमाल करते तब भी वो इसके छुपाव को नहीं देख सकते थे। जब सैफ अली ने सर हिलाया तो हिडन सिविल ने अपने राकेशों का इंतखाब किया। ताहम एक बार जब सैफ अली ने अपने ग्रेट लॉर्ड का इंतखाब किया तो उसने फौरन 4 चीफ्टिन्स का इंतखाब नहीं किया। इसके बजाय उसने 1 ग्रैंड लॉर्ड और 3 चीफ्टिन्स का इंतखाब किया। अब जबकि उसे वर्ल्ड सिमेट में पार्टी में शामिल होने का नादिर मौका मिला था, इसे ज्यादा से ज्यादा वक्त कमाना था। आखिरकार इसे बड़ी तादाद में गार्ड क्रिस्टल्स महफूज करने की जरूरत थी, सिर्फ 1 या 2 नहीं। अगरचे एक एपिक पार्टी टेस्ट बहुत ज्यादा वक्त देगा, लेकिन ये इसके मकासद के लिए काफी नहीं था। मजीद बरां, चूंकि हिडन सिविल और बरवट सपियर अपने राकेशों से निमटने के लिए पुरएतिमाद थे, इसलिए एक ग्रैंड लॉर्ड के बदले एक चीफ्टिन का तबादला ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। जब तक सैफ अली ने अपना इंतखाब मुकम्मल किया, हिडन सिविल और बरवट सपियर अपने राकेशों का इंतखाब मुकम्मल कर चुके थे। इसके बाद वो खामोशी से अपने मुंतखब करदा राकेशों के पैदा होने का इंतजार करने लगे। जब इनके मुख्तस करदा 10 मिनट खत्म हुए तो कुर्बान गाह के ऊपर एक जादुई ईरे बन गया। फिर जंगी कठपुतलियां जादुई ईरे से गिरीं। एक बार जब 20 जंगी कठपुतलियां पैदा हुईं तो फिजा में सांसें रुक गईं। क्या मजीद खिलाड़ी एपिक मुश्किल को चैलेंज कर रहे हैं? रुको, 2 ग्रैंड लॉर्ड्स क्यों हैं? क्या उन्होंने गलती से एक मुंतखब कर लिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मुमकिना तौर पर इतना अहम फैसला कैसे गलत कर सकते हैं? अगर उन्होंने वाकई गलती की है तो वो अपनी जानें गंवा देंगे। कुर्बान गाह के नीचे मौजूद हर कोई जंगी कठपुतलियों को देखकर हक्का बक्का रह गया। इनकी राय में एपिक पार्टी टेस्ट पहले ही काफी मुश्किल था। एक इजाफी ग्रैंड लॉर्ड को शामिल करने का तो जिक्र ही छोड़ दें, एक ग्रेट लॉर्ड को शामिल करना भी टेस्ट की मुश्किल को बढ़ा देगा। अगरचे स्काई हॉक की पार्टी ने एपिक टेस्ट को निस्बतन आसानी से क्लियर कर लिया था, लेकिन यह दुरुस्त हिसाब किताब का नतीजा था। गार्डियन नाइट ने डोमेन स्कल के दबाव की वजह से सिर्फ 1 परगेटी पपेट और 4 मीजी स्टील पपेट्स को टैंक किया था। ताहम अगर 1 और मीजी स्टील पपेट होता तो गार्डियन नाइट अपनी एचपी को महफूज मार्जिन से ऊपर बरकरार रखने के काबिल ना होता। इस सूरत में स्काई हॉक की पार्टी गालिबन जंगी कठपुतलियों से पहले ही मर जाती। खिलाड़ी अकेले नहीं थे जो हैरान थे। कुर्बान गाह पर 2 ग्रैंड लॉर्ड्स की अचानक आमद ने हिडन सिविल और बरवट सपियर को दंग कर दिया। परगेटरी पपेट ग्रैंड लॉर्ड लेवल 49 HP 27-000/27-000 मीजी स्टील पपेट ग्रेट लॉर्ड लेवल 49 HP 16-000/16-000 सिल्वर पपेट चीफ्टिन लेवल 49 HP 1-400-000/1-400-000। ऐसा लगता है कि मैंने सही अंदाजा लगाया। सैफ अली जंगी कठपुतलियों के लेवल देखकर सुकून का सांस लेने से खुद को ना रोक सका। वो फिलहाल लेवल 60 का था। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए ये एक मुज़हका खेज हद तक ऊंचा लेवल था,
और वो उसे दूसरों से छुपाना चाहता था। ताहम वर्ल्ड समिट के दाखिले के टेस्ट ने पार्टी में सबसे ज्यादा लेवल वाले खिलाड़ी की बुनियाद पर आजमाइशी राकेशों के लेवल का फैसला किया। लिहाजा सैफ अली ने ग्रोथ सिस्टम का इस्तेमाल किया था और आर्जी तौर पर अपने लेवल को पार्टी में अगले सबसे ज्यादा लेवल वाले खिलाड़ी तक कम कर दिया था। अगरचे ऐसा करने से इसके बुनियादी औसाफ कम हो जाएंगे, लेकिन इससे इसके सामान के मयार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मैकेनिक आला लेवल के खिलाड़ियों को अपने निचले लेवल के साथियों को ग्राइंड करने और तेजी से लेवल करने में मदद करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि नुमायां तौर पर आला लेवल के खिलाड़ी राकुशस की ज्यादातर EXP ले लेते थे। ताहम अब इस मैकेनिक ने सैफ अली को अपने लेवल को जाहिर करने से बचने और टेस्ट की मुश्किल को कम करने में मदद की थी। क्या हिडन सिविल का दिमाग खराब हो गया है? स्काई हॉक कुर्बान गा पर 2 परगेटरी पपेट्स देखकर हैरान रह गया। उसने जाती तौर पर परगेटरी पपेट की ताकत का तजुर्बा किया था। अगरचे इसके पास आम ग्रैंड लॉर्ड जितनी HP नहीं थी, लेकिन उसकी जंगी ताकत असली थी। अगर टायर 3 डोमेन स्कल परगेटरी पपेट को दबाती और उस पर हमला न करती, तो उसकी पार्टी ग्रैंड लॉर्ड को शिकस्त न दे पाती। इसकी मालूमात की बुनियाद पर सन ऑफ प्राइड के पास कोई टायर 3 डोमेन स्क्रूलिज नहीं होने चाहिए। यहां तक कि अगर हिडन सिविल के पास एक होता, तो बर्बट स्पीयर जैसा बर्जरकर मुमकिना तौर पर अपने तौर पर 2 ग्रैंड लॉर्ड्स को कैसे रोक सकता था। हिडन सिविल की पार्टी के पास हेलर भी नहीं था। हर कोई हक्का बका था, लेकिन वो जो नहीं जानते थे वो ये था कि हिडन सिविल इनमें से किसी से भी ज्यादा उलझन में थी। ताहम एक बार जब जंगी कठपुतलियां नमूदार हुईं, तो उन्होंने हिडन सिविल को हैरान कुन पेशरफ्त पर गौर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया। फौरन 20 जंगी कठपुतलियां अपने सामने मौजूद 3 खिलाड़ियों पर हमला आवर हुईं। कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? बर्बट स्पीयर घबरा गया। हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हम अपनी बरसरक स्किल्स और 2 माना सिविल क्रिस्टल्स इस्तेमाल करेंगे। फिर हम चीफटीन्स को मारने के लिए टायर 3 मैजिक स्क्रूलिस इस्तेमाल करेंगे। जतनों को मार सकते हो मारो। हिडन सिविल ने दांत पीसते हुए अपने बैग से एक क्रिस्टल का टुकड़ा निकाला जिससे गहरे जामुनी रंग की चमक निकल रही थी और इसे जमीन पर फेंक दिया। हिचकिचाते हुए बर्बट स्पीयर ने इसी तरह का क्रिस्टल का टुकड़ा निकाला और वही किया। जब 2 माना सिविल क्रिस्टल्स बखर गए, तो पार्टी के अर्ध गिर्द की जगह जमूद का शिकार हो गई। नतीजे के तौर पर करीब आने वाली जंगी कठपुतली की नकलो हरकत कदरे सख्त हो गई। इसी वक्त उनके बुनियादी औसाफ में 20% कमी वाक़ हुई। बदकिस्मती से कमजोर होने के बावजूद परगेटरी पपेट्स औसाफ के लिहाज से इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड से नुमायां तौर पर ज्यादा मजबूत थे। दरी असना अगरचे हिडन सिविल और बर्बट स्पीयर दोनों ने आला दर्जे का सामान पहन रखा था, लेकिन उनके औसाफ अपनी बरसरक स्किल्स को फाल करने के बाद भी सिर्फ इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड का मुकाबला कर सकते थे। वो अब भी कमजोर परगेटरी पपेट्स के मुकाबले में कोई मैच नहीं थे। ये जानने के बावजूद हिडन सिविल ने अपना जबड़ा भींच लिया और अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ लड़ी। हिडन सिविल और बर्बट स्पीयर दोनों ने बैक वक्त टायर 3 मैजिक स्क्रोल इस्तेमाल किया, जिसमें एक कंट्रोल स्पेल था और दूसरे में बड़े पैमाने पर तबाही का स्पेल था। स्क्रूलिज ने आर्जी तौर पर तमाम जंगी कठपुतलियों को मुतहर्रिक कर दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही के स्पेल के टकराने के बाद सिल्वर पपेट्स के पास अब भी 50% से ज्यादा HP बाकी थी। ये देखकर हिडन सिविल ने जल्दी से एक और बड़े पैमाने पर तबाही का मैजिक स्क्रोल निकाला और इस्तेमाल किया। तेजी से पे दर पे हिडन सिविल ने 3 टायर 3 बड़े पैमाने पर तबाही के मैजिक स्क्रोलिस इस्तेमाल किए, जिससे तमाम चीफटीन रैंक की सिल्वर पपेट्स हलाक हो गईं। अगरचे बड़े पैमाने पर तबाही के स्पील्स ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनके असरात उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे जो स्काई हॉक ने माना बर्निंग पोशन इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल किए थे। नतीजे के तौर पर हिडन सिविल के बड़े पैमाने पर तबाही के स्पील्स ने सिर्फ ग्रेट लॉर्ड रैंक की मीजी स्टील पपेट्स को बुरी तरह जख्मी किया। जहां तक ग्रैंड लॉर्ड रैंक की परगेटरी पपेट्स का ताल्लुक है, उन्होंने सिर्फ कुछ HP खोई, उनके जिस्म अभी तक बरकरार थे। खातून इसी सुन के खिलाफ अपनी एक हाथ वाली तलवारें लहराते हुए, हर परगेटरी पपेट के पास बाजुओं के 2 जोड़े थे, लिहाजा हिडन सिविल को बैक वक्त 8 तलवारों का सामना करना पड़ा। जैसे ही परगेटरी पपेट्स ने हमला किया, उन्होंने पसपाई के तमाम रास्ते बंद कर दिए। ये देखकर हिडन सिविल के पास विंड स्टेप्स को फाल करने
और आने वाले हमलों को रोकने और पीछे हटने के लिए स्कल की अता करदा मुख्तसर मुद्दत की नाकाबिल तस्खीर सलाहियत को इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने ग्रैंड लॉर्ड्स को काइट करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि उनसे बराह रास्त लड़ना खुदकुशी होगी। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो राकेशों से 10 गज दूर हो पाती, दोनों परगिट्री पपेट्स इस तक पहुंच गए। एक परगिट्री पपेट इसके पास नमूदार हुआ और उसका रास्ता काटने के लिए एनर्जी स्लैश भेजी, जबकि दूसरे ने पीछे से हमला किया। इतनी तेज ये महसूस करते हुए कि वो आगे नहीं बढ़ सकती, हिडन सिविल घूमी और अपने पीछे मौजूद परगिट्री पपेट का सामना किया। हिडन सिविल ने परगिट्री पपेट के दर्जन भर हमलों में से निस्फ से खूबसूरती से गुरेज किया। उसने बाकी हमलों को अपने खंजरों से हटा दिया और दोनों कठपुतलियों से दूर होने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इसी वक्त इसने दोनों परगिट्री पपेट से खुद को दूर करने के लिए हमलों की ताकत का भी इस्तेमाल किया। परगिट्री पपेट के कई हमलों को हटाने के नतीजे में हिडन सिविल ने 8000 से ज्यादा एचपी खो दी। अपनी बरसरक स्कल को फाल करने के बाद हिडन सिविल के पास कल मिलाकर 90,000 से थोड़ी ज्यादा एचपी थी, लिहाजा वो इतने ज्यादा नुकसान को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फिर भी हिडन सिविल के चिमटा हमला से बचने के चंद सेकंड बाद दूसरा परगिट्री पपेट ताकतवर छलांग लगाकर उसके सामने पहुंच गया और एक और चिमटा हमला शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि हिडन सिविल इतनी मजबूत है कि वो दरहकीकत 2 परगिट्री पपेट्स को चैलेंज कर सकती है। वो यकीनी तौर पर मरने वाली है। इसकी पार्टी एक परगिट्री पपेट के खिलाफ अपनी जमीन नहीं संभाल सकेगी। उनके पास हेलर भी नहीं है। वो कठपुतलियों के खिलाफ जो दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना मजबूत नहीं है। यहां तक कि अगर वो अपनी एचपी को बहाल करने के लिए रीजनरेशन पोशनस इस्तेमाल करते, तब भी वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। आखिर में वो कुछ भी कर लें, वो फिर भी मर जाएंगे। ये दुरुस्त है। उसने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया है। क्या वो सोचती है कि वो सिर्फ इसलिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि इसके पास आला जंगी मेयारात है? स्काई हाक की पार्टी में गार्डियन नाइट और कुल्लीरुक ने खामोशी से हिडन सिविल का मजाक उड़ाया जब उन्होंने खातून इसिसुन को 2 परगिट्री पपेट से शिद्दत से भागते हुए देखा। जहां तक स्काई हाक का ताल्लुक है, उसने कुर्बान गाह पर होने वाली लड़ाई पर तवज्जो देने की जहमत नहीं की। इस टेस्ट का नतीजा पहले ही वाज़ेह था। क्या ये इख्तिताम है? हिडन सिविल अपनी तल्ख मुस्कुराहट को रोक ना सकी जब उसने देखा कि इसकी एचपी 30% की हद से नीचे गिर गई है। दोनों परगिट्री पपेट्स ने इसिसुन के खिलाफ एक और 2 तरफा हमला शुरू किया, लेकिन जैसे ही सबने फर्ज किया कि जंगी खत्म हो जाएगी, कुर्बान गाह के ऊपर की हवा में लहरें उठी। अचानक परगिट्री पपेट्स, हिडन सिविल और बर्बट स्पीयर ने कमजोरी महसूस की। फिर एक साया परगिट्री पपेट्स में से एक के पीछे नमूदार हुआ, जिसके बाद नीली चमक आई। परगिट्री पपेट को अचानक 1 दर्जन गज दौर फेंक दिया गया और वो उतरते ही कुर्बान गाह से टकरा गया। मैपल ये देखकर हिडन सिविल और बर्बट स्पीयर खिली आंखों से अपने पुरस्रार साथी की तरफ मुड़े। बाब 1568 पुरस्रार डेमन माहिर। सैफ अली की अचानक मुदाखलत ने हर देखने वाले खिलाड़ी को दंग कर दिया। नामुमकिन, ये एक ग्रैंड लॉर्ड है। उसने क्या किया? ग्रैंड लॉर्ड्स को इसी लेवल के टायर 1 खिलाड़ियों के खिलाफ जबरदस्त ताकत का फायदा हासिल था। खेल के इस मरहले पर चोटी के एमटीज के अलावा खिलाड़ी बरसरक स्कल को फाल करने के बाद बमुश्किल ग्रैंड लॉर्ड के हमले को रोक सकते थे। फिर भी न सिर्फ सैफ अली ने परगिट्री पपेट के हमले को रोका था, बल्कि इसने इसे उड़ा भी दिया था। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, सैफ अली दोबारा हरकत में आया और दूसरे परगिट्री पपेट के सामने नमूदार हुआ। इसकी सेक्रेट सौरुब कठपुतली की 4 तलवारों से गुजरकर ग्रैंड लॉर्ड के सीने पर लगी। गोली की तरह परगिट्री डेमन का जिस्म कलंगरे के साथ राब्ते में आने पर पीछे की तरफ गोली की तरह निकला और 1 दर्जन गज से ज्यादा उड़ने के बाद जमीन से टकरा गया। इसी वक्त इसके सर के ऊपर 20,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। पलक झपकते ही सैफ अली ने हिडन सिविल को उसकी खतरनाक सूरत हाल से कामयाबी से निकाल लिया था। सैफ अली ने फिर ओरा ऑफ वाटर की लाइफ डोमेन का इस्तेमाल किया, जिसने 30 सेकंड के लिए हर सेकंड में हिडन सिविल और बर्बट स्पीयर दोनों की एचपी का 10% बहाल किया। इससे पहले कि हिडन सिविल कुछ कह पाती, सैफ अली इससे आगे बढ़ गया और कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं चीजों को आसान बनाऊंगा।
हमें अपनी बरसरक स्किल्स खत्म होने से पहले इन दो परगेटरी पपेट्स से निपटने की जरूरत है, वरना वो हमें खत्म कर देंगे। अब से मैं दोनों ग्रैंड लॉर्ड्स को टैंक करूंगा, जबकि तुम अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ हमला करो। अगरचे परगेटरी पपेट्स के पास आम ग्रैंड लॉर्ड्स से बहुत कम एचपी थी, लेकिन फिर भी उनकी बुनियादी एचपी 2 करोड़ 70 लाख थी। माना सिविल क्रिस्टल्स और डिसइंटीग्रेशन फील्ड के दबाव के बाद भी दोनों परगेटरी पपेट्स ने अपने बुनियादी औसाफ का 60% बरकरार रखा था, जिससे इनकी एचपी 1 करोड़ 62 लाख हो गई थी। उसका मतलब यह था कि वो हर 5 सेकंड में 1,62,000 एचपी बहाल करेंगे। यहां तक कि अगर तीनों खिलाड़ी अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ दो ग्रैंड लॉर्ड्स पर हमला करते, तब भी उन्हें शिकस्त देने में काफी वक्त लगेगा। मजीद बरा, इनमें से सिर्फ 2 ही परगेटरी पपेट से लड़ने के लिए आजाद होंगे, क्योंकि बरवट सपियर ग्रेट लॉर्ड रैंक की मेजी स्टील पपेट्स के साथ मसरूफ था। उन्हें अपने पास मौजूद हर सेकंड का अच्छा इस्तेमाल करना था। खुशकिस्मती से कुर्बान गाह पर कदम रखने के बाद सैफ अली के बुनियादी औसाफ को दबाने वाला डिसइंटीग्रेटेड डीबफ गायब हो गया था, जिसने इसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने की इजाजत दी। इसके बावजूद इसे इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड को दबाने के लिए बरसरक स्कल को फाल करने की जरूरत थी। एक बार जब इसकी बरसरक स्कल का दौरानिया खत्म हो जाता, तो परगेटरी पपेट से लड़ना कहीं ज्यादा परेशान कुन हो जाता। ये सुनकर हिडन सिविल को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। उसने सर हिलाया और ज़हनी तौर पर अपने जहन में उठने वाले सवालात को दूर कर दिया। इस वक्त तक दोनों परगेटरी पपेट्स सैफ अली के हमलों से सेहतयाब हो चुके थे और बेहिस सुर्ख आंखों से सोरुड समीन को घोर रहे थे। ग्रैंड लॉर्ड्स ने फिर गुस्से से भरी चीख निकाली। उनकी तलवारें चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने झुलसाने वाले जमरद्दी शोले खारिज किए। ये अक़दाम परगेटरी पपेट के ट्रेडमार्क अक़दाम परगेटरी ब्लेड के सिवा कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि परगेटरी पपेट्स आखिरकार संजीदा हो रहे हैं। अब उन्हें नीचे गिराना और भी मुश्किल होगा। जब तमाशाई हुजूम ने तलवारों पर जमरद्दी शोलों को रक्स करते देखा, तो उन्होंने लाशौरी तौर पर थोक निगला। न सिर्फ परगेटरी ब्लेड ने परगेटरी पपेट्स के हमलों की ताकत में नुमाया इजाफा किया, बल्कि इसने ग्रैंड लॉर्ड्स की अटैक रेंज और अटैक स्पीड को भी बेहतर बनाया। स्काई हॉक की पार्टी ने परगेटरी पपेट के परगेटरी ब्लेड के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने गार्डियन नाइट की लाइफ सेविंग स्कल पर इन्हिसार किया था, और स्काई हॉक ने हमलों को रोकने में मदद के लिए अपनी टायर 3 डोमेन स्कल के साथ तलब की गई खारदार बैलों का एक हिस्सा इस्तेमाल किया था। ऐसा करने के बाद ही स्काई हॉक की पार्टी परगेटरी ब्लेड के 20 सेकंड के दौरानिये में जिंदा रहने में कामयाब हुई थी। ताहम सैफ अली की पार्टी में कोई एमटी शामिल नहीं था। इसमें कोई हेलर भी नहीं था। परगेटरी पपेट की स्कल के खिलाफ दिफा करना उनकी पार्टी के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। स्कल से ग्रैंड लॉर्ड्स का अटैक रेंज बोनस भी खौफनाक हद तक वसी था, जिससे उनके हमलों से बचना नामुमकिन हो गया था। मैं एक का एग्रो लूंगी। हिडन सिविल ने ग्रैंड लॉर्ड्स को परगेटरी ब्लेड को फाल करते हुए देखकर जल्दी से ऐलान किया। नॉन एमटी क्लासेस के लिए बैक वक्त दोनों को टैंक करना नामुमकिन है। उनकी पार्टी की सूरत-ए-हाल स्काई हॉक जैसी नहीं थी। स्काई हॉक की पार्टी ने सिर्फ एक परगेटरी पपेट का सामना किया था, जबकि उनकी पार्टी को 2 से निपटना था। जब स्काई हॉक के परगेटरी पपेट ने परगेटरी ब्लेड का इस्तेमाल किया था, तो लाइफ सेविंग स्कल को फाल करने के बाद भी गार्डियन नाइट तकरीबन मर गया था। कहने की जरूरत नहीं कि ग्रैंड लॉर्ड्स के हमले किसी भी दूसरी क्लास को फना कर देंगे। नहीं, मैं अकेला दोनों को रोक सकता हूं। तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, सैफ अली ने कहा। वो मुस्कुराते हुए 2 करीब आने वाले परगेटरी पपेट्स की तरफ भागा। इसी वक्त उसने इब्बिसिल ब्लेड की फैंटम कनल को फाल किया। अचानक सैफ अली अपनी 2 कापियों में तकसीम हो गया। फिर हर कापी एक परगेटरी पपेट का मुकाबला करने के लिए हरकत में आई। एक डफपिल गिनगर हिडन सिविल दंग रह गई जब उसने सैफ अली को 2 हिस्सों में तकसीम होते देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी स्कल होगी। अगरचे डफपिल गिनगर के बुनियादी औसाफ मरकजी जिस्म से कम थे, लेकिन डफपिल गिनगर की मौत खिलाड़ी को मुतासिर नहीं करेगी। लिहाजा परगेटरी पपेट की स्कल को ज़ाय करने के लिए डफपिल गिनगर का इस्तेमाल यकीनी तौर पर एक दानिशमंदाना फैसला था। अगर खिलाड़ी अपने डफपिल गिनगर को सही तरीके से कंट्रोल करता, तो यह हादसात के बगैर परगेटरी ब्लेड के 20 सेकंड के दौरानिये तक भी चल सकता था। जैसे ही हिडन सिविल ने सोचा, वो एक बार फिर हैरान रह गई।
सैफ अली और उसके डप्पिलगीनगर दोनों ने अपनी तलवारें लहराईं और परगेटरी पपेट्स की जमरद्दी तलवारों से टकरा गए। जब मुखालिफ हथियार टकराए तो न सिर्फ सैफ अली और उसके डप्पिलगीनगर ने हमलों को कामयाबी से रोका, बल्कि उन्होंने अपनी जमीन भी संभाली। आखिर में सैफ अली और उसके डप्पिलगीनगर दोनों ने हर परगेटरी पपेट के शुरू किए गए दर्जन भर हमलों में से हर एक को रोका। अगरचे दोनों सौरसमीन ने कुछ HP खो दी क्योंकि जमरद्दी आग ने उन्हें जला दिया, लेकिन लाइफ डोमेन के बहाली के असर के साथ नुकसान मामूली था। ये देखकर तमाशाई हुजूम हक्का बका रह गया। क्या हो रहा है? क्या ये वाकई एक डप्पिलगीनगर है? क्या डप्पिलगेंगर्स के औसाफ मरकजी जिस्म से कमजोर नहीं होने चाहिए? वो डप्पिलगीनगर मरकजी जिस्म की तरह ही ताकतवर लगता है। लानत! वो आदमी दर हकीकत अपने जिस्म और अपने डप्पिलगीनगर दोनों को कंट्रोल करते हुए परगेटरी पपेट्स के तेज हमलों का मुकाबला कर सकता है। इसके पास किस किस्म की रद्दे अमल की रफ्तार है? शानदार! कोई ताज्जुब नहीं कि उन्होंने 2 परगेटरी पपेट्स को चैलेंज करने की जुर्रत की। एक माहिर, वो यकीनी तौर पर गार्ड्स डोमेन के मॉन्स्टर लेवल के माहिरीन में से एक है। क्या कोई जानता है कि वो कौन है? मैं काफी डेमन माहिरीन को जानता हूं, लेकिन मैंने कभी इतना ताकतवर सौरसमीन नहीं देखा। जैसे जैसे कुर्बान गाह पर लड़ाई आगे बढ़ी, सैफ अली में हुजूम की दिलचस्पी तेजी से बढ़ती गई। ये पहला मौका था जब उन्होंने किसी सौरसमीन को अकेले इसी लेवल के 2 ग्रैंड लॉर्ड्स को रोकते हुए देखा था। मौजूद बहुत से डेमन प्लेयर्स ने सैफ अली से दोस्ती करने की कोशिश करने पर भी गौर किया। डेमन प्लेयर्स के दरमियान मुकाबला आम खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद था। वो ताकत को कहीं ज्यादा अहमियत देते थे। ये इन कोर्ट्स की इंतहाई मुश्किल की वजह से था जो डेमन प्लेयर्स को मुकम्मल करने पड़ते थे। अगर वो सैफ अली जैसे डेमन माहिर से दोस्ती कर सकते तो वो आदमी उनके कोर्स में भी उनकी मदद कर सकता था। इसकी मदद से वो शैतानी नोबल रैंक्स में तरक्की कर सकते थे। क्या वो खिलाड़ी नहीं है जिसे हिडन सिविल ने तसादफी तौर पर अपनी पार्टी में मदऊ किया था? वो इतना मजबूत कैसे है? स्काई हाक हैरान था जब उसने सैफ अली को 2 परगेटरी पपेट्स के खिलाफ अपनी जमीन संभालते हुए देखा। सैफ अली ने जो ताकत जाहिर की वो महज खौफनाक थी। क्या वो कोई ट्रम्प कार्ड है जिसे हिडन सिविल ने जानबूझकर छुपाया था? सैफ अली के मेयार के माहिरीन नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। इस मेयार के डेमन प्लेयर का तो जिक्र ही छोड़ दें। स्काई हाक की राय में हिडन सिविल सैफ अली को जाती तौर पर जानती होगी, जबकि तमाशाई हुजूम ने सैफ अली के बारे में अपनी राय का इजहार किया। दोनों परगेटरी पपेट्स ने मुसलसल HP खोई। एक बार जब परगेटरी ब्लेड खत्म हो गया तो सैफ अली ग्रैंड लॉर्ड्स के हमलों को रोकते हुए कभी कभार जवाबी हमले कर सकता था। इसका हर आम हमला आसानी से 20,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाता, जबकि इसकी स्किल्स 60,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाती। जब इसने शेडो ब्लेड और फुलियम बरस्ट जैसी स्किल्स इस्तेमाल की तो इसका नुकसान फी हिट 100,000 से तजावुज कर गया। दरी असना हिडन सिविल ने जुनून में 2 परगेटरी पपेट्स में से एक पर हमला किया। वक्ताया फौकता जब उसकी ज्यादातर ताकतवर स्किल्स कोल डाउन पर थीं, तो उसने टायर 2 और 3 मैजिक स्क्रोल्स से हमला किया। नतीजे के तौर पर जिस परगेटरी पपेट को उसने निशाना बनाया इसने तेजी से HP खोई। ताहम लड़ाई के वस्त में सैफ अली के डप्पिलगीनगर का दौरानिया खत्म हो गया। नतीजे के तौर पर सैफ अली को जाती तौर पर 2 परगेटरी पपेट्स से निमटने पर मजबूर होना पड़ा। खुशकिस्मती से इसे अपने औसाफ के साथ अपने दुश्मनों पर बरतरी हासिल थी, इसलिए वो अब भी बगैर किसी मसले के 2 जंगी कठपुतलियों को टैंक कर सकता था। सिर्फ इसके नतीजे में इसके DPS को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से हिडन सिविल के भरपूर हमले के तहत जोड़ी ने मुसलसल लड़ाई के 5 मिनट बाद परगेटरी पपेट्स में से एक को शिकस्त दे दी। एक को शिकस्त देने से सैफ अली पर दबाव भी कम हो गया। चूंकि इसने पावर ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल किया था, इसलिए इतनी देर तक लड़ने के बाद भी औसाफ में इजाफा बरकरार रहा। इसके बरक्स हिडन सिविल की बरसरत स्कल बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और उसके पास अपनी जंगी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी शैतानी शक्ल में तब्दील होने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब फैंटम कनल का कोल डाउन खत्म हुआ तो सैफ अली ने अपने डप्पिलगीनगर को एक बार फिर तलब किया, जिससे उनके कल DPS में नुमाया इजाफा हुआ। आखिर में आखिरी परगेटरी पपेट के गिरने तक सैफ अली के पास पावर ऑफ डार्कनेस के साथ अभी भी 1 मिनट बाकी था।
जहां तक बाकी ग्रेट लॉर्ड रैंक की मीजी स्टील पपेट्स का ताल्लुक है, सैफ अली के बुनियादी औसाफ बरसरक स्कल के बगैर भी कहीं ज्यादा बरतर थे। मजीद बरा, इसकी बरसरक स्कल अभी भी फाल थी। इसके बाद सैफ अली ने आसानी से मीजी स्टील पपेट्स को पीछे धकेल दिया। जब आखिरी मीजी स्टील पपेट मर गई तो कुर्बान गाह के नीचे हुजूम खामोश हो गया। ये खिलाड़ी चंद सेकंड के बाद ही अपनी हैरत से बाहर आए। सैफ अली और उसके दो साथियों ने सिस्टम के नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। बाब 1569 इन्फीरियर लेजेंडरी रैंक। जैसे ही आखिरी मीजी स्टील पपेट की HP 0 पर पहुंची, हिडन सिविल और बरवट सपियर दोनों ने सुकून का सांस लिया। कमांडर, हम कामयाब हो गए, बरवट सपियर ने जोश से ऐलान किया। उन्होंने महज दाखिले के टेस्ट को आजमाने का इरादा किया था। आखिरकार वो पहले ही जानते थे कि एपिक पार्टी टेस्ट कितना मुश्किल है। मजीद बरा, उनकी पार्टी की कॉन्फ़िगरेशन खास तौर पर साजगार नहीं थी, जिसने सिर्फ उनकी कामयाबी की शरह को कम किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो दर हकीकत 2 परगेटरी पपेट्स को शिकस्त देंगे और दाखिले का टेस्ट पास करेंगे। ये दुरुस्त है, हम कामयाब हो गए। यहां तक कि हिडन सिविल, जिसने संजीदा तासुर बरकरार रखा था, खुशी भरी मुस्कुराहट जाहिर करने से खुद को ना रोक सकी। उसने फिर अपनी नजरें सैफ अली की तरफ मोड़ दी। वो सवालात जो उसने पहले दबाए थे इसके जहन में दोबारा उभर आए। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने गलती से 2 परगेटरी पपेट्स का इंतखाब नहीं किया था। यह भी इम्कान नहीं था कि सिस्टम ने कोई गलती की हो। मजीद बरा, सैफ अली पुरसुकून था जब उसने 2 ग्रैंड लॉर्ड्स का सामना किया, गोया उसे सूरत हाल की तवक्को थी। इससे साबित हुआ कि सौरुसमीन ने इजाफी परगेटरी पपेट का इंतखाब किया था। मजीद बरा, सैफ अली के पास इसकी या बरवट सपियर की ताकत के बारे में कोई मालूमात नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसने ऐसा फैसला किया था। इससे साबित हुआ कि सैफ अली 2 परगेटरी पपेट्स को नीचे गिराने के लिए अपनी सलाहियतों पर पुरएतिमाद था। न सिर्फ सैफ अली इतना ताकतवर सौरुसमीन था, बल्कि वो वर्ल्ड सिमट तक पहुंचने के काबिल भी था। जो कुछ वो जानती थी उसकी बुनियाद पर गॉड्स डोमेन में इस आदमी जैसा कोई माहिर नहीं था। इतना ताकतवर शख्स अपनी शनाख्त सबसे छुपा नहीं सकता था। दरी असना, स्काई हॉक की पार्टी ने हैरत से सैफ अली और हिडन सिविल को घूरा। ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने दर हकीकत ये कर दिखाया। कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने हमसे एक ज्यादा परगेटरी पपेट को मारा। उनके पास यकीनी तौर पर हमसे ज्यादा वक्त है। जब हिडन सिविल की पार्टी ने टेस्ट क्लियर किया तो स्काई हॉक की पार्टी में गार्डियन नाइट और कुल्लेरुक घबरा गए। वर्ल्ड समिट में वक्त ही सब कुछ था। ज्यादा वक्त वाले खिलाड़ियों को मजबूत होने के ज्यादा मौके मिलेंगे, और यह खास तौर पर सच था क्योंकि खिलाड़ी एपिक मज़ारात तक पहुंचने की कोशिश करते थे। इजाफी 5000 मिनट हासिल करने से टीम को कम अज कम 4 मजीद इजाफी एपिक मज़ारात में दाखिल होने का काफी वक्त मिलेगा। अगरचे मैं नहीं जानता कि इस औरत को इतना ताकतवर टीम मेंबर कहां से मिला, लेकिन ज्यादा वक्त उन्हें वो चीज तलाश करने में मदद नहीं करेगा। स्काई हॉक ने एक बिगड़ा हुआ बदसूरत तासुर पहना। फौरन उसने हुक्म दिया, ठीक है, हमने काफी आराम कर लिया है, चिल्लो वर्ल्ड सिमट में दाखिल हूं। ये कहते हुए स्काई हॉक वर्ल्ड सिमट के दाखिली रास्ते के करीब पहुंचा। ही है कमांडर, देखो, ऐसा लगता है कि स्काई हॉक अब मजीद खामोश नहीं बैठ सकता। वो जाने की इतनी जल्दी में है। बरवट सपियर ने स्काई हॉक की पार्टी को जाते हुए देखकर खुशी से हंसते हुए कहा। ताहम बरवट सपियर के बरक्स हिडन सिविल ने स्काई हॉक की पार्टी में दिलचस्पी खो दी थी, क्योंकि सैफ अली की शनाख्त के बारे में सवालात इसके जहन में भर गए थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने और सैफ अली का शुक्रिया अदा करने वाली थी, सिस्टम के नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम, अपने SS रैंक मुश्किल का टेस्ट मुकम्मल कर लिया है। इन्फीरियर लेजेंडरी शराइकी का इनाम दिया जा रहा है। दिया गया वक्त 40% बढ़ गया है। आपको 8480 मिनट मिले हैं। एक इन्फीरियर लेजेंडरी शराइकी और 8148 मिनट। हिडन सिविल दंग रह गए। फौरन उसने इस बात की तस्दीक करने के लिए सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो को देखा कि ऐलान कोई वहम नहीं था। उसने कभी इतने वाफिर इनाम की तवक्को नहीं की थी। इसके हिसाब किताब की बुनियाद पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पार्टी एपिक पार्टी टेस्ट मुकम्मल करने के बाद सिर्फ 7000 मिनट के करीब सीख सकती थी। फिर भी अपनी पार्टी की औसत कारकर्दगी के बावजूद
इसने 8,000 मिनट से ज्यादा कमाए थे। सबसे अहम बात यह है कि शराय की उनफेरियर लेजेंडरी रैंक की थी। ये पहला मौका था जब इसने ऐसी चाबी के बारे में सुना था। कोई भी वर्ल्ड समिट में हाई रैंक शरायकी के साथ सिर्फ बराबर या निचले रैंक का मजार खोल सकता था। मुताल्लिका आला रैंक की चाबी के बगैर खिलाड़ी मजार के दरवाजे खोलने के काबिल नहीं होंगे। यहां तक कि सैफ अली भी बेहद खुश था। इसकी कारकर्दगी पार्टी में बेहतरीन रही थी और इस तरह इसे अपने साथियों से ज्यादा वक्त मिला था। कल मिलाकर उसने 13,580 मिनट कमाए थे, जो उसने अपने पहले दौरे के दौरान कमाई गई रकम से 6 गुना ज्यादा थे। इसके पास वर्ल्ड समिट में गार्ड क्रिस्टल्स तलाश करने के लिए काफी वक्त होगा। भाई मैपल, हमें वाकई आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया अदा करना होगा। हम अपने क्वेस्ट के साथ कहीं ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी हो तो बिला झिझक मुझसे राब्ता करें। अगर आप किसी से निपटना चाहते हैं तो मेरी कमांडर और मैं गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर माहिरीन से निपट सकते हैं। बरवट सपियर ने सैफ अली के पास जाते हुए मुस्कुरा कर कहा। हिडन सिविल ने सर हिलाया और बरवट सपियर की पेशकश से इत्तेफाक का इजहार किया। उसने तस्लीम किया कि सैफ अली बराह रास्त मुकाबले में काफी मजबूत था, ताहम वो कत्ल और घात लगाने में पेशावर थी। इसे शक था कि जब किसी एक हदफ पर तवज्जो मरकूज करने की बात आएगी तो वो सैफ अली से हार जाएगी। ठीक है, अगर मुझे किसी को मारने की जरूरत हुई तो मैं यकीनी तौर पर आपको कॉल करूंगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। उसने बरवट सपियर की खैर सिगाली को मुस्तरद करने की कोशिश नहीं की। अगरचे फ्लावर ऑफ सेवन सन्स अभी तक गार्ड्स डोमेन में मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन यह कोई ऐसी तंजीम नहीं थी जिसके खिलाफ आम सुपर पावर्स को कोई उम्मीद हो। मजीद बरा, इसके और तंजीम के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी। अब तक फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के साथ इसका ज्यादातर सामना दूसरे खिलाड़ियों की खिदमात हासिल करने की वजह से हुआ था। इस तरह के मामलात एक इसी सुन तंजीम के लिए बहुत मामूल की बात थे। इस बात का इम्कान नहीं था कि फ्लावर ऑफ सेवन सन्स को उसके खिलाफ कोई रंजिश हो। सैफ अली ने हिडन सिविल और बरवट सपियर दोनों को दोस्तों के तौर पर शामिल किया, लेकिन इसके डेमन मास्क की वजह से इसका नाम उनकी फ्रेंड्स लिस्ट में मैपल लीफ के तौर पर रजिस्टर हुआ। अब अगर उसे वाकई मुस्तकबिल में किसी से निपटना पड़ा तो वो हिडन सिविल से मदद मांग सकता था। एक बार जब दाखिले का टेस्ट खत्म हो गया तो हिडन सिविल और बरवट सपियर ने वर्ल्ड समिट में दाखिल होने से पहले आराम करने का फैसला किया। पिछली लड़ाई ने उनके स्टेमिना और इर्तिकाज पर बहुत ज्यादा असर डाला था, ताहम सैफ अली का आराम करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपने तौर पर वर्ल्ड समिट में दाखिल होने से पहले हिडन सिविल और बरवट सपियर से रास्ते अलग कर लिए। सैफ अली आराम करने से गुरेज नहीं करना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि दूसरे इसके इरादों को दरियाफ्त करें। कुछ हल्की गुफ्तगू के बाद सैफ अली ने वर्ल्ड समिट के मरकजी दाखिली रास्ते की तरफ अपना रास्ता बनाया। जैसे ही वो रवाना हुआ, हिडन सिविल ने थोड़ा सा खोया हुआ और अफसरदा महसूस किया। कमांडर, हम वाकई खुशकिस्मत रहे। अगर हमारा सामना भाई मैपल से ना होता तो हमें स्काई हाक की पार्टी को वर्ल्ड समिट में दाखिल होते और चीज को तलाश करते हुए देखना पड़ता। अगर स्काई हाक को मालूम होता कि हमने उनफेरियर लेजेंडरी शराय कीज कमाई है तो वो अपना दिमाग खो देता। बरवट सपियर ने सैफ अली की जाती हुई शख्सियत को देखते हुए अफसोस से आह भरते हुए कहा। अफसोस की बात है कि भाई मैपल का अपना कोई काम लगता है। अगर हम इसे अपने साथ दाखिल होने पर कायल कर लेते तो हमारे पास वो चीज हासिल करने का कहीं बेहतर मौका होता। कमांडर, आपको कम अज कम उसे कायल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। कौन जानता है, वो शायद राजी हो जाता। उसने पहले ही हमारी काफी मदद की है। ज्यादा लालची मत बनू, हिडन सिविल ने मुस्कुराते हुए बरजरकर को देखते हुए कहा। कमांडर, बॉस कुछ अरसे से अपनी मदद के लिए एक माहिर की तलाश में है। हम भाई मैपल की सिफारिश क्यों नहीं करते? अपनी ताकत के साथ भाई मैपल को बॉस की नजर में आने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, बरवट सपियर ने कहा। न सिर्फ भाई मैपल बॉस की मदद कर सकेगा, बल्कि वो इस मामले में दिलचस्पी भी ले सकता है। शायद हिडन सिविल ने इत्तेफाक में सर हिलाया। जब हिडन सिविल और बरवट सपियर गुफ्तगू कर रहे थे, सैफ अली वर्ल्ड समिट में पहुंच गया। वर्ल्ड समिट इसके पिछले दौरे के मुकाबले में कहीं ज्यादा जानदार था। बहुत से खिलाड़ियों ने कांसी के इलाके पर भी कब्जा कर रखा था। कुछ खिलाड़ी मज़ारात पर लड़ भी रहे थे।
लेकिन सैफ अली का कांसी के इलाके में रहने का कोई इरादा नहीं था और उसने पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ लगा दी। अगरचे इसने बहुत वक्त हासिल कर लिया था, लेकिन वो फिर भी डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दबाने वाली पुरस्कार ताकत को हटाने के लिए काफी गार्ड क्रिस्टल्स तलाश करने में नाकाम हो सकता था। वो कम मेयार के मज़ारात पर एक सेकंड भी ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो एपिक मज़ारात की तरफ भागा। ताहम जैसे ही सैफ अली अगले इलाके की सीढ़ियां चढ़ने वाला था, 3 जोड़े सियापरों वाली एक दिलकश खूबसूरती इसके सामने नमूदार हुई। जैसे ही औरत हुआ में मंडलाई, उसने एक ऐसा हाला खारिज किया जिससे पता चलता था कि वो तमाम मखलूकात पर फतह हासिल कर सकती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि फॉलन एंजल सरीना थी। दिलचस्प, किसी ने आखिरकार इतने अरसे बाद इन्फीरियर लेजेंडरी शराएं की हासिल कर ली है। सरीना ने सैफ अली की तरफ नीचे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। बाब 1570 लाइफ रेटिंग। सरीना की आमद ने फौरन वर्ल्ड समिट में मौजूद हर खिलाड़ी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। सच तो यह है कि उसे नोटिस न करना मुश्किल था। सरीना एक टायर 5 फॉलन एंजल थी। जब वो जानबूझकर अपने हाले को दबाने की कोशिश नहीं कर रही थी, तो वो सिर्फ इसी से टायर 1 खिलाड़ियों को मुतहर्रिक कर सकती थी। यहां तक कि सैफ अली भी सरीना से इतना दूर खड़े होने के बावजूद खौफजदा था। फॉलन एंजल की मौजूदगी इलाके पर हावी थी, गोया वो उसकी मालिक हो। चूंकि किसी ने इन्फीरियर लेजेंडरी शराएं की हासिल कर ली है, लिहाजा डिवाइन स्ट्रुक्स को फाल करो। सरीना की आवाज पूरी वर्ल्ड समिट में गूंज उठी। वर्ल्ड समिट में मौजूद हर खिलाड़ी उसे वाज़े तौर पर सुन सकता था। अगर तुम ताकत हासिल करना चाहते हो तो ऐसे अल्फक्स प्लाट्स अंजाम दो जिन्हें देवता भी तस्लीम करे। जब सरीना खामोश हुई तो वर्ल्ड समिट कांपने लगा। एक के बाद एक सिया मजार जमीन से उठा। वो हुआ में मंडलाते रहे और सिया सीढ़ियों से जुड़े हुए थे। मज़ारात का यह सर्पिल सिलसिला वर्ल्ड समिट की चोटी तक फैला हुआ था। इन सर्पिल मज़ारात की तश्कील कई मिनटों तक जारी रही और इस पूरे अमल के दौरान एक भी खिलाड़ी अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि वो इन मज़ारात को बनते हुए खौफ से देख रहे थे। एक एनपीसी अचानक क्यों नमूदार हुआ? ये एनपीसी क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये कोई इवेंट हो सकता है? डिवाइन स्ट्रुक्स क्या है? जब सर्पिल मज़ारात मुकम्मल हो गए तो कांसी के बहुत से मज़ारात के दरमियान एक ज़मीनी सिया मज़ार ज़ाहिर हुआ। मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने इस बारे में गर्मा गर्म बहस शुरू कर दी कि ये क्या हो सकता है। हर कोई इस डिवाइन स्ट्रुक्स के बारे में मुतजस्सिस था जिसका सरीना ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद काफी खिलाड़ी पहले सिया मज़ार के करीब पहुंचे। एक इन्फीरियर लेजेंडरी शराएं की क्या हिडन सिविल की पार्टी इस डिवाइन स्ट्रुक्स को मुतहर्रिक करने की जिम्मेदार है? स्काई हाक, जो पहले ही पहाड़ पर निस्बतन ऊंचा था, ने नए सिया मज़ारात को सदमे और हसद से देखा। न सिर्फ हिडन सिविल ने बड़ी मिकदार में वक्त कमाया था, बल्कि इसने एक इन्फीरियर लेजेंडरी शराएं की भी हासिल की थी। इस मकाम तक सोचते हुए उसने फौरन अपने साथियों को हुक्म दिया, चलो हमें नए मज़ार पर एक नजर डालनी है। इस मकाम पर वो इन्फीरियर लेजेंडरी शराएं की के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार ये एक पाबंद आइटम थी, लेकिन वो डिवाइन स्ट्रुक्स के फंक्शन का वाज़े अंदाजा लगा सकता था। जब खिलाड़ी जमीनी मज़ार पर पहुंचे तो उन्होंने इसके साथ मौजूद पत्थर की यादगार पर कवायद का जायजा लिया। इन खिलाड़ियों ने फौरन पुरजोश तासुरात जाहिर किए। खुदा, ये डिवाइन स्ट्रुक्स हैरत अंगेज है। लानत, अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं वर्ल्ड समिट आने का इंतजार करता। ये खिलाड़ी पत्थर की यादगार को ऐसे घोर रहे थे जैसे वो किसी बेमिसाल खजाने को देख रहे हो। कितना सखी। सैफ अली भी इतना ही हैरान हुआ जब उसने डिवाइन स्ट्रुक्स के कवायद पढ़े। वर्ल्ड समिट के अर्द गिर्द मौजूद मज़ारात के बरक्स डिवाइन स्ट्रुक्स के मज़ारात को खोलने के लिए मुतालिका चाबियां आ वक्त की जरूरत नहीं थी, बल्कि खिलाड़ियों को अगले मज़ार पर चढ़ने के लिए अपनी ताकत पर इन्हिसार करना पड़ता था। चूंकि डिवाइन स्ट्रुक्स पर चढ़ने में वक्त नहीं लगता था, इसलिए खिलाड़ी इसके मज़ारात को इस वक्त तक तलाश कर सकते थे जब तक उनके पास वक्त बाकी रहता। ताहम वो कितनी बार डिवाइन स्ट्रुक्स पर चढ़ सकते थे, इसका इन्हिसार इस बात पर था कि खिलाड़ी किस किस्म की शराएं की रखते हैं। खिलाड़ी डिवाइन स्ट्रुक्स पर सिर्फ एक बार चढ़ सकते थे अगर उनके पास कांसी की शराएं की होती, जबकि पुरस्कार लोहे की चाबियां खिलाड़ियों को 2 बार सीढ़ी चढ़ने की इजाजत देती।
सीक्रेट सिल्वर कीज खिलाड़ियों को 3 बार दाखिले की इजाजत देती, फाइन गोल्ड कीज 4 बार, डार्क गोल्ड कीज 5 बार दाखिले की इजाजत देती, एपिक कीज खिलाड़ियों को 7 बार चढ़ने की इजाजत देती और इन्फीरियर लेजेंडरी कीज खिलाड़ियों को डिवाइन स्ट्रक्चर तक 10 बार रसाई की इजाजत देती। ताहम एक बार जब खिलाड़ी अपने दाखिले खत्म कर लेते तो उन्हें वर्ड सिमट से बाहर निकाल दिया जाता, चाहे उनके पास कितना ही वक्त बाकी क्यों ना हो। दरी असना हर बार जब खिलाड़ी सिया मजार को क्लियर करते तो वो शराय पॉइंट्स की एक मुतल्लिका तादाद कमाते। वो फिर इन शराय पॉइंट्स को वर्ड सिमट में दस्तयाब मुख्तलिफ अशिया खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। खिलाड़ियों को ये अशिया खरीदने के लिए किसी खास अहलियत की जरूरत नहीं थी। जब तक उनके पास पॉइंट्स की मतलूबा तादाद होती वो अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकते थे। सैफ अली ज्यादा हैरान न होता अगर दस्तयाब अशिया महज आला दर्जे के हथियार और सामान होती, यहां तक कि एपिक हथियार और सामान भी। वर्ल्ड सिमट में बहुत से एपिक मज़ारात थे और जब तक खिलाड़ी एपिक रैंक का दाखिला टेस्ट क्लियर करते वो मुनासिब रैंक वाले मज़ारात से आसानी से एपिक अशिया हासिल कर सकते थे। जिस चीज ने सैफ अली को हैरान किया वो ये हकीकत थी कि खिलाड़ी उन एसपीज को अपनी लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। गार्ड्स डोमेन में ये आम मालूमात थी कि किसी की लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाना इंतहाई मुश्किल था। किसी की लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाना सिर्फ मजबूत जिस्म का मामला नहीं था, बल्कि ये जिंदगी की मुंतकली थी। मिसाल के तौर पर अगर कोई आर्किक स्पेसीज का मवाजना इसी लेवल के आम इंसान से करे तो आर्किक स्पेसीज के बुनियादी औसाफ इंसान से कई गुना ज्यादा होंगे। ये आला लाइफ रेटिंग का फर्क था। यही वजह थी कि आर्किक स्पेसीज से निपटना मुश्किल हो जाता था जैसे जैसे वो लेवल में बढ़ते थे। अगरचे खिलाड़ी अपने टायर्स को अपग्रेड करके अपनी लाइफ रेटिंग्स को बेहतर बना सकते थे, लेकिन बेहतरी मामूली थी। मिसाल के तौर पर एक आम टायर 5 खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग एक आम टायर 1 खिलाड़ी से सिर्फ थोड़ी ज्यादा थी। यही वजह थी कि टायर 5 खिलाड़ी टायर 5 रॉकेट्सों से नुमाया तौर पर कमजोर थे। इब्तिदाई लेवल्स के दौरान औसाफ का फर्क ज्यादा नहीं था और खिलाड़ी आला दर्जे के हथियारों और सामान के साथ आसानी से फर्क को खत्म कर सकते थे। ताहम जैसे जैसे खिलाड़ी लेवल्स में बढ़ते, खास तौर पर लेवल 100 से गुजरने के बाद आला लाइफ रेटिंग का फायदा जाहिर हो जाता और ये सिर्फ इस वक्त ज्यादा वाज़ेह होता जब खिलाड़ी खेल में तरक्की करते। इस मकाम पर खिलाड़ी आला टायर्स के दूसरे खिलाड़ियों को मारने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो ख्वाब देख रहे होंगे अगर वो सोचते हैं कि वो आला टायर्स के राकेशों को निकाल सकते हैं। सिर्फ टायर 6 तक पहुंचने के बाद ही खिलाड़ी वाकई मुंतकिल होंगे। टायर 6 खिलाड़ियों की लाइफ रेटिंग आम टायर 5 खिलाड़ियों से अलग दुनिया थी। टायर 6 पर खिलाड़ी टायर 6 देवताओं को चैलेंज करने के अहल होंगे। दरी असना खिलाड़ी दर हकीकत डिवाइन स्ट्रक्चर से शराय पॉइंट्स के साथ अपनी लाइफ रेटिंग्स को बेहतर बना सकते थे। सैफ अली हैरान क्यों ना होता। इसके इल्म की बुनियाद पर वो खिलाड़ी जो टायर्स को अपग्रेड करने के अलावा दीगर जराए से अपनी लाइफ रेटिंग्स को बेहतर बनाने में कामयाब हुए थे, गार्ड्स डोमेन में 10 साल बाद भी बहुत कम थे। यहां तक कि अगर खिलाड़ियों को ऐसा करने का कोई तरीका मिल जाता तब भी ये नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होता और उन्हें किस्मत और ताकत पर इन्हिसार करना पड़ता। माजी में गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स अक्सर ऐसे मौके पर लड़ती थीं। इस तरह के मौका को महफूज करके वो अपने खिलाड़ियों को टायर 6 तक पहुंचने का बेहतर मौका दे सकते थे। दर हकीकत किसी की लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाने के फवाइद आम लेजेंडरी अशिया से भी ज्यादा कीमती थे। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने डिवाइन स्ट्रक्चर ऐसा मौका होगा। ताहम जब उसने किसी की लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाने की कीमत देखी तो वो बेज़बान हो गया। यहां तक कि सबसे सस्ती बिल्ड लाइन के लिए भी 1 लाख शराय पॉइंट्स और 1 एक्सप्लॉइट की जरूरत थी। पहले सिया मजार को पास करने पर सिर्फ 10 एसपीज मिलते थे। अगरचे दूसरे ज्यादा इनाम देंगे, फिर भी बिल्ड लाइन खरीदने के लिए काफी एसपीज जमा करने के लिए काफी तादाद में मजारात को पास करना पड़ता था। मजीद बरा सैफ अली को अंदाजा नहीं था कि एक्सप्लॉइट कैसे अंजाम दिया जाए और कवायद में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। यहां तक कि अगर इसने 1 लाख एसपीज इकट्ठे कर लिए तब भी एक्सप्लॉइट के बगैर वो अपनी लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाने के लिए बिल्ड लाइन खरीदने के काबिल नहीं होगा। दरी असना खिलाड़ी मुख्तलिफ दीगर अशिया खरीद सकते थे जैसे पोशनस, डिजाइन्स, तरकीबें, माउनेट्स, मुहासरे के हथियार, गार्ड क्रिस्टल्स और दीगर कीमती अशिया।
तिजारत के लिए फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया भी मौजूद थी। कुदरती तौर पर फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया इंतहाई महंगी थी। यहां तक कि सबसे सस्ती की कीमत 70,000 एसपीज थी, जबकि ज्यादा महंगी अशिया की कीमत 2,40,000 एसपीज और 3 एलिफक्स प्लॉट्स तक हो सकती थी। मजीद बरा खिलाड़ियों को हर दौरे के साथ कमाए गए एसपीज खर्च करने पड़ते थे, क्योंकि उनका काउंटर वापस आने पर 0 पर रीसीट हो जाता था। खुशकिस्मती से अल्फक्स प्लॉट्स मुस्तकिल थे और सिर्फ इस वक्त गायब होते जब खिलाड़ी उन्हें खर्च करते या जानबूझकर हज़फ करते। दूसरे अल्फाज में, अगर खिलाड़ियों के जहन में कोई खास चीज होती तो उन्हें इसे खरीदने के लिए एक ही दौरे में काफी एसपीज कमाने पड़ते। इसके बावजूद पहले सिया मजार के सामने हुजूम खजाने के इम्कानात पर राल टपका रहा था। आखिरकार फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया मौजूदा खिलाड़ियों के लिए अमली तौर पर ख्याली थी। दर हकीकत अब तक किसी सपर गिल्ड के उसे हासिल करने की कोई खबर नहीं थी। अचानक बहुत से खिलाड़ी पहले मजार में घुस गए और अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। सैफ अली ने भी सस्ती नहीं दिखाई और अपने सामने वाले मजार में दाखिल हो गया। ये अपने लिए बिल्ड लाइन महफूज करने का एक नादिर मौका था और उसके पास काफी वक्त था। अगर उसने कोशिश न की तो ये बहुत बड़ा जिया होगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मार्शल पीक की राह अकेले तय नहीं होती। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।